आगे लाई यार, काला काला क्यों आ रहा है चेहरा मेरा। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन निमस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। माई सेल्फ रंजीत कुमार। आप सभी तो जानते ही हैं। तो आइए आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज थी कि सर हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी जीके के सेक्शन है उनमें बहुत सारे क्वेश्चंस अपने एग्जाम में पूछे गए। एक बार हम उस पर डिस्कस करें, उन क्वेश्चंस पर डिस्कस करें और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, क्योंकि हमने पढ़े तो हैं ही, लेकिन अगर मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन अगर करते हैं तो सीधे पिन पॉइंट हिट करता है और हो सकता है कि सीधे सीधे वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले। तो अपन अगर क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं तो अधिक से अधिक क्वेश्चन अपने दिमाग में होंगे, 1000, 2000, 3000, और हो सकता है कि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ ले या क्वेश्चन फॉर्मेट में जो आपने पढ़ा हुआ है वही एग्जाम में पूछ ले। तो इसी तरह की एक नई सीरीज हम लेके आए हैं जिसमें हम हिस्ट्री के कुछ 1500 क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे। 1500 का मतलब इसमें एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, अर्थात प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत, ठीक है। इन तीनों सेक्शंस पर हम बात करेंगे और इसमें अलग अलग कुछ 100-150 हर एक अलग अलग सेक्शन के हमने क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में पूछे जो गए हैं उनको उनका हमने एक सेक्शन तैयार किया है जिस पर अपन बात करेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास कि कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपने एग्जाम में पूछे गए। तो आज की क्लास शुरू करते हैं और क्लास शुरू करने से पहले एक मोटिवेशनल कोटेशन जिससे थोड़ा उत्साहवर्धन हो, ठीक है। तो कहते हैं कि कैसा डर है जो दिन निकल गया अभी तो पूरी रात बाकी है, ठीक है। कैसा डर है जो दिन निकल गया अभी तो पूरी रात बाकी है, यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता मैं अभी तो, यूं ही नहीं हिम्मत हार सकता अभी तो कामयाबी से मुलाकात बाकी है। तो ऐसे ही जीवन में आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि अगर लाइफ में कोई कामयाबी नहीं मिलती है तो डर तो जाते हैं आप, लेकिन उससे डरना नहीं है, उठना है और तब तक आगे बढ़ते रहना है जब तक आप उस मंजिल को अचीव नहीं कर लेते। क्योंकि अभी आपके जीवन की कामयाबी बाकी है, अभी तो आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देखने हैं और बहुत कुछ करना है, ये तो अभी शुरुआत है। तो आइए इसी जोश और जुनून के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। तो आज हम लोग बात करेंगे सर एंशिएंट इंडिया पर। हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है। सर मशीन की क्लास अब तो चल रही है इसलिए बच्चे नहीं आ रहे थे। मशीन की क्लास अब तक चल रही है, अच्छा मशीन की क्लास चल रही है। गुड इवनिंग सभी लोगों को मेरी तरफ से वेरी गुड इवनिंग, ठीक है। जितने लोग अभी उपस्थित हैं सब लोग अपना प्रेजेंट दिखाएं, यस और नो बोल के। गुड इवनिंग सभी लोग लिखे ताकि मुझे पता चले कितने लोग प्रेजेंट हैं। फटाफट यस और नो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग लिखे मुझे। कितने लोग उपस्थित हैं, कितने लोग उपस्थित हैं, फटाफट मुझे रिप्लाई करें मुझे फटाफट। आइए सर, अब हम लोग बात कर रहे हैं। प्रकाश गुड इवनिंग सर। जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं सब लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, सब लोग अपने अपना प्रेजेंट दर्ज कराएं कि मैं उपस्थित हूं। फटाफट अभी हम लोग एकदम तूफानी करते हैं, आओ तूफानी करते हैं। इस तूफानी करने में काफी सारा आज तूफान हम लोग ले आने वाले हैं, तो इस तूफानी मिशन को बिल्कुल कोई किसी को भी नहीं छोड़ना है और पूरा एकदम टकटकी लगा के एकदम पूरा कंसंट्रेट होके अपने को ये क्लास लेनी है और देखनी है और समझनी है। क्योंकि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो अभी सीरीज चल रहा है ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना है। अगर आपने मिस किया तो काफी दिक्कत हो जाएगी और हो सकता है कि काफी सारी चीजें आपसे निकल जाएंगी, तो इसे मिस नहीं करना है, ठीक है। आइए, वेरी गुड। चलिए, काफी सारे लोग आ गए। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे। तो आज जो मैं लेके आया हूं उसमें हम लोग एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूं आपको, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए
कि हम करेंगे क्या, अपन क्या करेंगे इस सीरीज में। तो आइए थोड़ा सा मैं एक ओवरव्यू आपको देता हूं। इसमें आप देखेंगे कि हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री के 3 पार्ट्स है बॉस। इतिहास के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक को बोलते हैं एंशिएंट मतलब प्राचीन भारत, दूसरे को बोलते हैं मिडाइवल मतलब मध्यकालीन भारत, और तीसरे को बोलते हैं मॉडर्न मतलब आधुनिक भारत, ठीक है। ये हिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं और तीनों ही पार्ट्स अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया है कि इन तीनों पार्ट को सेग्रीगेट कर दिया है, अलग कर दिया है। मतलब एंशिएंट इंडिया में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हमने सेक्शन वाइज अलग कर लिया है, और वो सारे क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए उन सारे क्वेश्चंस पर अपन डिस्कशन करेंगे, और हो सकता है कि वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो और वो अपने एग्जाम में भी आ जाए। इसमें अपन एसएससी जेई में जितने भी एंशिएंट से क्वेश्चन पूछे गए उनकी हमने एक सीरीज तैयार की है, मेडिएवल की और मॉडर्न की, और भी जो अपने वनडे एग्जाम्स में जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे गए उन क्वेश्चंस को भी हमने तैयार किया है, जिस पर अपन लोग डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर एंशिएंट मतलब प्राचीन भारत, जो इतिहास का पहला पार्ट है, प्राचीन भारत जिसको हम कहते हैं, जिसमें सिंधु सभ्यता से लेकर और गुप्त काल तक का आता है, ये प्राचीन भारत के अंदर इसके क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद मेडिएवल में आप देखेंगे दिल्ली सल्तनत से लेकर और फिर मुगल काल मतलब बहादुर शाह जफर तक का डेवलपमेंट आप मेडिएवल में देखेंगे, इसके क्वेश्चंस। और फिर मॉडर्न में भारत में अंग्रेजों के आगमन से लेकर और टिल इंडिपेंडेंस मतलब आजादी तक, इस बीच के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस पर अपन बात करेंगे। तो ये 3 पार्ट्स हैं इन जिस पर अपन बात करने जा रहे हैं, और इन तीनों पार्ट्स के सीरीज के जो क्वेश्चंस हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनकी हमने सीरीज बनाई है और उन सीरीज पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो अभी जो सेशन चल रहा है ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, इसे किसी भी कंडीशन में मिस नहीं करना है। जो अभी नहीं आ रहे हैं उनको भी बताएं ताकि वो क्लास ज्वाइन करें और अधिक से अधिक बेनिफिट ले इस क्लास का। क्योंकि देखो एक चीज बताता हूं, बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं मुझसे कि सर कैसे पढ़े, याद नहीं होता, कोई ट्रिक बताइए। तो सबसे बढ़िया जो ट्रिक होता है वो होता है कि किसी भी फैक्ट्स को मतलब तथ्य को आप क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ें। क्वेश्चन फॉर्मेट का मतलब कि अगर आप किसी भी तथ्य को क्वेश्चन फॉर्मेट में पढ़ते हैं तो सीधे आपको हिट करता है कि अच्छा ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये होगा, तो दिमाग पर क्लिक करता है। और जैसे ही आप एग्जाम देंगे और उसमें जब क्वेश्चन ढूंढेंगे तो एग्जाम दिमाग पर क्लिक करेगा कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन था, उसका आंसर ये था, तो ये आंसर होगा। और कई सारे जब फैक्ट्स हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इसका आंसर है क्या, बहुत सारे फैक्ट्स हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो क्वेश्चन फॉर्मेट में किसी भी फैक्ट को पढ़ना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है और बहुत ही जल्दी हम उसको कॉप अप करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी के लिए काफी बेनिफिशियल होगा। तो अभी अपन लोग एंशिएंट मतलब प्राचीन भारत के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में उन क्वेश्चंस पर अपन डिस्कशन करेंगे हम इस पहली सीरीज में, ठीक है। तो आइए आज हम लोग एंशिएंट इंडिया अर्थात प्राचीन भारत जो हिस्ट्री का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है जी। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ रही है कि नहीं बात? फटाफट बोलो, जो अभी मैंने समझाया है ये बात समझ में आई कि नहीं? यस और नो मुझे रिप्लाई करो, ठीक है। रिप्लाई करो, मुझे ये पता तो चले कि तुम लोग जग रहे हो या सो रहे हो। मेरी क्लास में जगे रहना है, सोना नहीं है। कोई भी चीज समझ में नहीं आए, कोई दिक्कत है, तुरंत मुझे पूछना है कि सर इसका मतलब क्या है, सर जूम कर दीजिए। अच्छा जूम करूंगा तो और बड़ा हो जाएगा, लो जूम करने से क्वेश्चंस पूरे नहीं। अब ठीक है, पूरा जूम कर दिया मैंने, मैक्सिमम जूम है। क्या दिख रहा है सर सब लोगों को? सर पीडीएफ, बिल्कुल पीडीएफ मिलेगा मेरे लालों, सबको पीडीएफ मिलेगा इसका। पहले हम लोग इस पर डिस्कशन करेंगे, इससे रिलेटेड और फैक्ट्स देखेंगे,
सब कुछ उसके बाद इसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है, पीडीएफ भी आपको मिलेंगे। तो आइए इस सीरीज में हम शुरू करते हैं अपनी क्लास और देखते हैं कि एंशिएंट इंडिया अर्थात प्राचीन भारत से संबंधित वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब जो भी बातें यहां पर क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी मल्टीपल फैक्ट्स बन सकते हैं और मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, उस पर भी आपको ध्यान देना है। समझ में आ रही है बात? यहां पर जो क्वेश्चन मैंने लिखा है इससे अलग भी और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से 4 और क्वेश्चन बन सकते हैं, उन 4 को अपन दे नहीं सकते, उसके लिमिटेशन है, बाकी चीजों पर कैसे डिस्कस करेंगे। तो यहां पर उससे भी रिलेटेड मैं आपको बताऊंगा, ये अपने को ध्यान में रखना है। तो इसलिए जब भी मैं बताऊं कोई कॉन्सेप्ट या अगर फैक्ट, तो उसको आप पूरी तरह से ध्यान रखें, या कॉपी पेन लेके बैठे, कोई फैक्ट्स बताता हूं तो अगर आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर मैं नोट करूंगा तो ये स्क्रीनशॉट तो मिल जाएगा, लेकिन आप नोट भी कर सकते हैं आप उसको, ठीक है। चलिए तो आइए सर शुरू करते हैं आज की क्लास, ठीक है। और आज की क्लास में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है जी? तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियां, इट मीन्स कितने महाजनपद का अस्तित्व था, मतलब हाउ मेनी ग्रेट पावर्स महाजनपदा existed in the 7th and 6th century during the life of Lord गौतम बुद्धा। तो ये कह रहा है कि भाई महात्मा बुद्ध के जीवन काल में, महात्मा बुद्ध का जो टेन्योर था उस समय कितने महाजनपद अस्तित्व में थे, कंटेम्परेरी उस समय कितने महाजनपद थे। चलो भाई कौन बताएगा इसका आंसर, जल्दी एकदम फटाफट, यहीं पर रिवीजन भी होता रहेगा। वेरी गुड प्रकाश, वेरी गुड, डी, वेरी गुड, सबके आंसर बिल्कुल सही हैं। यहां पर जो आंसर है वो है डी, कितने महाजनपद थे जी? 16। अब यहां पर इससे रिलेटेड कुछ और फैक्ट्स मैं आपको बताना चाहूंगा जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। क्या? सुनिएगा, क्या है जी? तो इसका आंसर क्या है? डी। अब बौद्ध धर्म का एक अंगुतर निकाय है, एक टेक्स्ट है बौद्ध धर्म का, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या जी? तो उसको बोलते हैं अंगुतर, अंगुतर निकाय, ठीक है। ये बुद्धिज्म का एक टेक्स्ट है अंगुतर निकाय। इस अंगुतर निकाय में आप देखेंगे मेंशन किया गया है कि महात्मा बुद्ध के काल में, उनके काल में 16 बड़े महाजनपद हुआ करते थे पूरे भारत में। 16 बड़े महाजनपद किसमें मेंशन है? तो बौद्ध धर्म के अंगुतर निकाय में। ये कई सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि अंगुतर निकाय का संबंध किससे है, अंगुतर निकाय इज रिलेटेड टू विच रिलीजन। दूसरा कि 16 महाजनपदों का वर्णन किस टेक्स्ट में किया गया है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन अंगुतर निकाय इज रिलेटेड टू विच रिलीजन, दूसरा क्वेश्चन 16 महाजनपदों का वर्णन किस टेक्स्ट में किया गया है। इसी से 3 क्वेश्चन से यहां सीधे सीधे बन गए बॉस। तो ये हमें ध्यान में रखना है कि यहां पर इससे रिलेटेड 3 फैक्ट्स और भी हैं जो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो अपने को ध्यान में रखना है। अब क्योंकि यहां पर महाजनपद की बात आई तो महाजनपद से रिलेटेड मैंने वो फैक्ट्स आपको बता दिए जो अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। अब इनका भी आंसर कर लेते हैं, क्या जी? तो 16 महात्मा बुद्ध के काल में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? 16 थी, ये ध्यान रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। और सिर्फ एसएससी, ये जो एग्जाम, ये क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ये सब अपने एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है और वनडे एग्जाम्स में, तो इसलिए यहां पर मिस करने की जरूरत नहीं है और कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन कि कितने महाजनपद थे? 16। उसके बाद इन महाजनपदों के बारे में किस टेक्स्ट में मेंशन है? तो अंगुतर निकाय में मेंशन है। अंगुतर निकाय किस रीजन का टेक्स्ट है? तो वो है किसका जी? बुद्धिज्म का, मतलब बौद्ध धर्म का टेक्स्ट है ये, ठीक है, अंगुतर निकाय। समझ में आ रही बात?
तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में 16 बड़े महाजनपदों का वर्णन किया गया है। कौन कौन से महाजनपद थे जी? तो आप देखेंगे काशी, कोसल, बज्जी, कई सारे, एक दो नहीं, बहुत सारे महाजनपद थे उस टाइम पीरियड में। 16 महाजनपद जिसका वर्णन हमें अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। तो ये 3 फैक्ट्स हमें सीधे सीधे ध्यान में रखने हैं। समझ में आ रही है बात? इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आई कि नहीं बात? जल्दी कमेंट करो भाई, सोना नहीं है, जगह रहना है। जब तक मैं पूछूं तो तुरंत रिप्लाई करना है या कमेंट लिखना है। समझ में आया कि नहीं? पहला जो क्वेश्चन और कुछ फैक्ट्स मैंने बताए, ये क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं? समझ में आ रही है बात? सब लोग रिप्लाई करें, जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं सबको रिप्लाई करना है, एक दो नहीं, सबको रिप्लाई करना है कि समझ में आया कि नहीं। फिर मैं आगे बढ़ूंगा क्योंकि एक एक क्लैरिटी चाहिए मुझे, यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ रही बात? चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये तो बात रही फर्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं तुम लोगों को यहां पर कि जो ये 16 महाजनपद थे, तो यहां पर महाजनपद के बारे में थोड़ी सी एक जानकारी मैं आपको दूंगा कि महा का मतलब बड़ा होता है और जनपद का मतलब जिला। आज भी उत्तर प्रदेश में जिलों को जनपद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो कुछ बड़े एरियाज थे महाजनपद जिनको कहा जाता था, और इन पूरे भारत में इनकी संख्या 16 थी। ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे कि ये अपने को ध्यान में रखना है एक बात। आइए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 2 कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजशाही राज्य नहीं है जो ईसा पूर्व 7वीं और 6ठी शताब्दी में भारत में मौजूद था? ठीक है, इनमें से कौन सा एक राजशाही परिवार, राजशाही राज्य नहीं है, राज्य नहीं था? तो आप देखेंगे इसका राइट आंसर है बी, वैशाली। राइट आंसर इज वैशाली। वैशाली जो था वो आप देखेंगे मोनार्की स्टेट नहीं था। मोनार्की स्टेट कौन था जी? लिच्छवी। इसमें मगध था, अवंती भी था, कोसल भी था। वैशाली इज नॉट ए मोनार्की स्टेट, मतलब राजतांत्रिक शासन नहीं था उस समय 6ठी शताब्दी में। जैसे हम महाजनपदों की बात करेंगे तो उसी के समय ये एक राजतांत्रिक शासक राज्य नहीं था। बाकी मगध की राजधानी राजगिरी, अवंती, कोशल, ये सारे के सारे राजतंत्र थे, लेकिन वैशाली नहीं था। ठीक है, वैशाली राइट नाउ कहां है जी? कहां है वैशाली? बिहार में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से उस राज्य का नाम बताइए जो चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी से दहेज में मिला था। लिच्छवी से दहेज में मिला था, कौन सा प्रांत? जल्दी बताओ इसका आंसर। मुजफ्फरपुर से बिल्कुल बिल्कुल बताए। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ कि नेम ऑफ द स्टेट ऑफ द फॉलोइंग विच चंद्रगुप्ता फर्स्ट हैड गॉट द डॉरी फ्रॉम लिच्छवी। चंद्रगुप्त प्रथम को लिच्छवी दहेज में मिला था। तो आप जानते हैं कि चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था, मैरिज किया था। और मोटिव क्या था? तो मोटिव था कि उन प्रांतों को, उन प्रोविंसेस को अपने अंदर मिलाना, मतलब अपने एम्पायर का एक्सपेंशन करना, अपने साम्राज्य का विस्तार करना। इसके थ्रू लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह करने के बाद उनको पाटलिपुत्र दहेज में मिला था। पाटलिपुत्र जो आज का पटना है। ठीक है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी जी? उदयन ने। उदयन किसका बेटा था? अजात शत्रु का। किसके काल में? कौन सा डायनेस्टी है? हर एक डायनेस्टी, ध्यान रखिएगा। तो पाटलिपुत्र दहेज में मिला था चंद्रगुप्त प्रथम को। चंद्रगुप्त प्रथम, ध्यान दीजिएगा यहां पर, चंद्रगुप्त फर्स्ट जो है वो किस डायनेस्टी का रूलर है? जल्दी रिप्लाई करो मुझे फटाफट। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? चंद्रगुप्त प्रथम किस वंश का शासक था? बिल्कुल, वेरी गुड, गुप्ता डायनेस्टी। और चंद्रगुप्त मौर्य वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का शासक था जी? ये रिप्लाई करो मुझे फटाफट, रिप्लाई करो। मौर्य। वेरी गुड, वेरी गुड।
कई लोग कंफ्यूज कर जाते हैं चंद्रगुप्त में, ठीक है, उसका ऑर्डर लगाने में भी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चंद्रगुप्त फर्स्ट वाज रिलेटेड टू गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है। तो यहां पर पाटलिपुत्र दहेज के रूप में मिला था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, ये साउथ इंडियन हिस्ट्री की बात है। चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? विच वॉज फाउंडर ऑफ चालुक्य डायनेस्टी? जल्दी बताओ, रिप्लाई करो मुझे फटाफट। ये भी क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछा है। राइट आंसर इज पुलकेशिन फर्स्ट। पुलकेशिन प्रथम जो था वो चालुक्य डायनेस्टी का रूलर था। आप देखेंगे अगर तो यहां पर भारत में तो चोल, पांड्या, चेर, चालुक्य, ये साउथ इंडिया के डायनेस्टीज है जो भारत के साउथ इंडिया के अलग अलग रीजन्स में इन्होंने शासन किया है, ठीक है। तो यहां पर चालुक्य डायनेस्टी का फाउंडर कौन था जी? पुलकेशिन फर्स्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? विच वॉज फाउंडर ऑफ विक्रमशिला यूनिवर्सिटी? जल्दी बताओ फटाफट मुझे, कौन बताएगा 5 का आंसर? 5 का आंसर क्या है जी? ए, धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के शासक धर्मपाल, ये पाल डायनेस्टी का रूलर था धर्मपाल। पाल डायनेस्टी का फाउंडर कौन था जी? तो गोपाल। और धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की, ठीक है। कहां पे है जी ये विक्रमशिला विश्वविद्यालय? जल्दी बताओ कहां है? बिहार में। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी फटाफट रिप्लाई करें मुझे, यस और नो। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? रिप्लाई करो मुझे यस और नो में, फटाफट रिप्लाई तो करो, कुछ तो बोलो तुम लोग। यस सर, फटाफट आगे एकदम रिप्लाई करते रहें ताकि मेरा मोटिवेशन मिले, मुझे मोटिवेशन मिले। अगर आप रिप्लाई करेंगे, एक्टिव रहेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए रिप्लाई जब पूछूं तो फटाफट रिप्लाई करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? चलिए, ये तो हो गई क्वेश्चन नंबर 5 की बात। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है जी? मिहिर भोज डैश के शासक थे। किस डायनेस्टी के रूलर थे भाई मिहिर भोज? कौन बताएगा? राइट आंसर इज डी, ये प्रतिहार वंश के। गुर्जर प्रतिहार नाम सुना होगा, जिसमें हर्षवर्धन, हर्ष के काल के बाद कन्नौज पर अधिकार स्थापित करने के लिए 3 बड़े राजवंशों के बीच लड़ाइयां हुई। कौन? तो आप देखेंगे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल मतलब गोपाल, ये बंगाल के शासक। प्रतिहार मध्य भारत के, गुर्जर प्रतिहार मध्य भारत के शासक थे। और साउथ इंडिया के शासक थे राष्ट्रकूट। इन तीनों ने कन्नौज पर अपना अधिकार स्थापित करने के लिए फाइट किया था और 200 वर्षों तक लड़ाई की थी और फाइनली गुर्जर प्रतिहारों का अधिकार स्थापित हुआ था मध्य भारत पर, अर्थात कन्नौज पर। तो ये जो मिहिर भोज हैं ये प्रतिहार वंश के शासक थे, ठीक है। गुर्जर प्रतिहार इनका पूरा नाम है, ठीक है। प्रतिहार वंश के शासक थे। समझ में आ रही बात? क्लियर? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, चलिए फटाफट रिप्लाई कीजिए मुझे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू कार्बन 14 के अनुसार हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है? कालक्रम है ये, कार्यक्रम नहीं, कालक्रम। हड़प्पन सिविलाइजेशन का टाइम पीरियड क्या है जी? कौन बताएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। 7A नहीं है मेरे लाल, 7 का बी है। बी कैसे है? तो कई सारे इतिहासकार ये कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम 2500 BC से 1750 BC है। कई लोग कहते हैं, यहां पर देखिए, ये 1500 नहीं 1750 BC होगा। 2300 से 1750 BC, ठीक है। 1500 में तो वैदिक
सभ्यता शुरू हो गई थी। तो 2300 से 1750 बीसी अकॉर्डिंग टू कार्बन 14। कार्बन 14 का मतलब होता है कि कोई भी अगर फॉसिल आपको मिलता है वहां से, तो उसमें कार्बन के कणों की गणना की जाती है और फिर उसके अनुसार उसका एज डिफाइन किया जाता है, निकाला जाता है। तो ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इसके जो फॉसिल्स मिले उससे जो इसका एज निकाला गया, वो एज पता चला कि 2300 से 1750 बीसी का है। तो ये एक्यूरेट टाइम बताता है कि इस टाइम पीरियड में हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वो एग्जिस्ट करता रहा। ठीक है, ठीक है। तो एज पता करने का जो सॉलिड तरीका है वो है कार्बन 14। ठीक है, तो इससे पता किया तो 1300 बीसी से 1750 बीसी इसका निश्चित टाइम पीरियड पता चला। तो राइट आंसर इज बी। समझ में आई बात? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ जी? यस और नो? जल्दी रिप्लाई करो भाई, जल्दी रिप्लाई करो, मुझे समझ में आ रही है कि नहीं बात? रिप्लाई करो मुझे फटाफट, फटाफट रिप्लाई करें सभी लोग। क्लियर है? क्लियर है? आंसर बाद में बता देना, मैं पूछूंगा तो पहले अभी जो पूछ रहा हूं उसका तो आंसर दे दो। आइए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है जी? तो कह रहा है कि किसके शासन काल में चीनी यात्री वेनसांग भारत आया था? वेरी गुड, आंसर इज डी, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के काल में ये पुष्यभूति डायनेस्टी का रूलर था। अंतिम रूलर कौन? हर्षवर्धन। और आप देखेंगे हर्ष का काल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके काल में संस्कृत लिटरेचर खूब लिखे गए। बाणभट्ट ने हर्षचरित की रचना की, इसकी जीवनी, उसके बाद रत्नावली, नागानंद जैसे पुस्तकों की रचना की हर्षवर्धन ने। ठीक है, हालांकि इसके शासन के बाद कोई ऐसा रूलर नहीं आया जो भारत को यूनाइट कर सके, और इसके बाद भारत जो है, यूनाइट भारत जो है वो ब्रेक होने लगा, और इसके बीच में ब्रेक हुआ। वही इसके बाद आप देखेंगे 200 इयर्स का वो वॉर चला, 3 त्रिपक्षीय संघर्ष, ट्रिपल अलायंस, ट्रिपल एक वॉर हुआ। तो यहां पर हर्षवर्धन के काल में वेनसांग चीनी बौद्ध यात्री था, बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए भारत आया था। तो टाइम पीरियड था किसका? हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का संबंध किस वंश से है? तो पुष्यभूति वंश से है। क्लियर हुआ? इज दैट क्लियर और नॉट? जल्दी रिप्लाई करो भाई, मुझे समझ में आ रही है कि नहीं बात? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है या नहीं? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जी कि भारत में प्रमुख बुद्ध संरचनाओं में से एक डैश सारनाथ में स्तूप का निर्माण महान मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा किया गया। वेरी गुड। अब देखिएगा सर, यहां पर एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन छुपे हुए हैं। कैसे? तो सबसे पहला कि आप देखेंगे सारनाथ, दूसरा है स्तूप है, तीसरा है राजा अशोक, चौथा है मौर्य। ये 4 क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है। कैसे? तो सबसे पहले पूछेगा कि ये जो धमेख स्तूप है ये वेयर इज सिचुएटेड, कहां है? तो सारनाथ में है। एक क्वेश्चन तो बन गया इसी से। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि इस धमेख स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, किसने इसको बिल्ड करवाया था? तो किसने कराया था भाई? अशोक ने। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा क्वेश्चन, धमेखा स्तूप का निर्माण किस डायनेस्टी में किया गया? तो मौर्य डायनेस्टी के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन। ठीक है, और ये हो गया। ये 3-4 क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। तो सीधे सीधे आप इन तीनों क्वेश्चंस पर ध्यान दीजिएगा। ये धमेख स्तूप जो है ये सारनाथ में है। सारनाथ का है जी? तो बनारस से कुछ 40 किलोमीटर दूर एक जगह है सारनाथ। बुद्धिस्टों के लिए बहुत फेमस प्लेस है, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला जो उपदेश है, पहला जो ज्ञान है
वही सारनाथ में दिया था। और बुद्धिस्टों का एक बहुत ही सीक्रेट प्लेस है, पवित्र स्थान है। कभी मौका मिले तो आप जरूर, बनारस के से 40 किलोमीटर दूर है, आप जरूर जाएं सारनाथ, बहुत अच्छा आपको लगेगा। उत्तर प्रदेश में सारनाथ में है ये धमेक स्तूप। उसके बाद मौर्य शासक कौन, ग्रेट रूलर अशोक के द्वारा इस स्तूप का निर्माण कराया गया था। इसकी विशेषता क्या है जी? तो ये स्तूप कुछ इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, ठीक है, इस तरह से ये स्तूप ऐसे बना हुआ है। और इस स्तूप के बारे में मैं आपको बताऊं कि इसका जो रेडियस है वो 28.4 मीटर है रेडियस इसका, और इसका हाइट जो है वो 48.6 मीटर है, 43.6 मीटर है, मतलब इसकी हाइट है। और नीचे यहां पर खूब सारे फूल पत्तियों जैसे डिजाइन बने हुए हैं। तो ये धमेक स्तूप अशोक के द्वारा निर्मित कराया गया था, जो सारनाथ बनारस के पास है, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और यहां पर अशोक के द्वारा इस पर कुछ चीजें लिखी गई जो काफी पॉपुलर है। तो ये 4 क्वेश्चन इस धमेक स्तूप से पूछे जा सकते हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं? जल्दी रिप्लाई करो मुझे फटाफट। इज दैट क्लियर और नॉट? रिप्लाई करो, ये समझ में आया कि नहीं? क्लियर? क्लियर हुआ? जब तक सब लोग रिप्लाई नहीं करेंगे मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। सब लोग, जितने लोग अभी प्रेजेंट हैं, क्लास ले रहे हैं, सबको रिप्लाई करना है, सोना नहीं है बिल्कुल। जो जब पूछूं मैं तुरंत रिप्लाई करना है, यस और नो का। नहीं समझ में आता है वो भी, सर मेहरौली वाला STOV अशोका ने बनवाया था, बिल्कुल बनवाया था, लेकिन उस पर भी क्वेश्चन है, आगे बात करेंगे। यहां पर हम लोग, अशोक ने कई सारे स्तूपों का निर्माण करवाया है, ठीक है, एक दो नहीं है। क्लियर हुआ? आइए 9 नंबर क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? आइए बढ़ते हैं सर अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? मतलब सी पोर्ट था भाई, ठीक है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का पोर्ट सिटी कौन था? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो मैंने अभी दिया है तुम लोगों को यहां पर। तो यहां पर आप देखेंगे कि सुरकोटदा और लोथल, तो सुरकोटदा तो है नहीं, लोथल यहां पर ऑप्शन है, तो राइट आंसर इज ए। लोथल जो है ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह, सी पोर्ट था। समझ में आ रही बात? अब ये जो लोथल की अगर आप बात करें तो लोथल जो है आप देखेंगे गुजरात में है। ये कहाँ है जी लोथल? तो ये गुजरात में है बॉस। और यहां पर डॉकयार्ड मतलब जहाजों का बेड़ा लगता था, ठीक है। यहां से अपन लोग कई सारे फूड ग्रेन्स मतलब गेहूं चावल ये सब चीजें लोड करते थे। और मेसोपोटामिया और सुमेरिया जो इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के कंटेम्पररी सिविलाइजेशन थे, उन सिविलाइजेशंस को हम क्या करते थे? ट्रेड करते थे। इसकी जानकारी हमें मिलती है। तो यहां से लोथल और आप लोथल से लोथल में जहाजों का बेड़ा लगता था और वहां से हम लोड करते थे ये सामान, सूती कपड़े, फूड ग्रेन्स, और फिर हम मेसोपोटामिया और सुमेरियाई सभ्यताओं को बेचते थे, ठीक है। तो ये लोथल एक प्रमुख प्लेस था, डॉकयार्ड था। यहां से यहां पर डॉकयार्ड की दरारों से हमें गेहूं और चावल की आप देखेंगे दरारें मिली हैं, ठीक है। सुरकोटदा भी गुजरात में है बिल्कुल। तो यहां पर ये लोथल, तो ये सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख बंदरगाह था। अब आप गुजरात का लोकेशन देखेंगे तो वो आप देखेंगे अरब सागर के किनारे है। और फिर जैसे अगर आप ये मैप देखेंगे तो यहां पर गुजरात है, ये गुजरात का पूरा एरिया है। और यहां पर आप देखेंगे कि यहीं पर ये लोथल और सुरकोटदा होते थे। और यहां से सीधे वो मेसोपोटामिया और सुमेरिया जो आज का मिस्र, ये जो इराक और ईरान है, उसको ये ट्रेड करते थे। तो ये दो डॉकयार्ड, ये जो दो सी पोर्ट थे इंपॉर्टेंट किसके? सिंधु सभ्यता के। तो दोनों ही ध्यान रखना आपने को कहा। तो सुरकोटदा और लोथल ये दो प्रमुख बंदरगाह थे किसके? सिंधु घाटी सभ्यता की। इसके अलावा उसके कोई भी बंदरगाह नहीं थे। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ?
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इज दैट क्लियर और नॉट? फटाफट रिप्लाई करो मुझे, फटाफट रिप्लाई करो। सब लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सब लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। अगर 14 लोग हैं तो मुझे सबके रिप्लाई चाहिए फटाफट, यस और नो। अगर नहीं समझ में आता है तो भी बताओ, समझ में आता है तो रिप्लाई करो। रिप्लाई करने से मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो इसलिए प्लीज आप रिप्लाई जरूर करें। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, चलो कौन देगा आंसर इसका फटाफट। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि उदयन हर्यक वंश का डैश का पुत्र था। किसका पुत्र था भाई? उदयन हर्यक डायनेस्टी का किसका बेटा था? जल्दी रिप्लाई कीजिए मुझे, किसका बेटा था जी? उदयन बिंबिसार। उदयन बिंबिसार का बेटा नहीं था मेरे लाल, उदयन था अजात शत्रु का बेटा, ठीक है, अजात शत्रु का। अब आइए इसका एक ऑर्डर देखते हैं हम लोग। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं उससे रिलेटेड कई सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप उसको ध्यान में रखेंगे। देखिएगा इधर जो बताने जा रहा हूं मैं वो क्या है। देखिए इधर, ये डायनेस्टी का पूरा खेल ही तुम्हारा खत्म हो जाएगा, तुमको याद रहेगा। तो अगर हम बात करें सबसे पहली डायनेस्टी का, तो वो थी डायनेस्टी हर्यक डायनेस्टी, ठीक है। पहली डायनेस्टी थी भारत की मगध में। दूसरी डायनेस्टी कौन थी? तो उसका नाम था शिशुनाग डायनेस्टी, ठीक है। तीसरी डायनेस्टी कौन सी थी? तो शिशुनाग डायनेस्टी के बाद आया नंद डायनेस्टी, और नंद डायनेस्टी के बाद कौन सी डायनेस्टी है जी? तो वो आई मौर्य डायनेस्टी, ठीक है। मौर्य डायनेस्टी के बाद कुछ बाहरी आक्रमणकारी आए हमारे देश में, ठीक है। शक, पहलव, कुषाण, बाहरी आक्रमणकारी, ठीक है। उसके बाद 6 नंबर पे आएंगे हम, तो यहां पर गुप्ता डायनेस्टी आएगा। ये मैंने एज वाइज मतलब टाइम पीरियड वाइज लिखा है, ये ध्यान रखना। सबसे पहले मगध में हर्यक डायनेस्टी आई, फिर वहां पर एक शासनकाल चेंज हुआ, शिशुनाग डायनेस्टी आई। शिशुनाग डायनेस्टी के बाद नंद डायनेस्टी आई। नंद डायनेस्टी के बाद मौर्य डायनेस्टी आई। मौर्य डायनेस्टी के बाद कुछ फॉरेन इन्वेंटर्स आए, बाहरी आक्रमणकारी, ठीक है, हिंदू, यूनानी, शक, पहलव, कुषाण, और फिर उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी आया। ये डायनेस्टी लास्ट डायनेस्टी है जिन्होंने सेंट्रलाइज रखा भारत को। अब यहाँ पर ये जो मैंने ऑर्डर बताया, ये ऑर्डर कई बार एग्जाम में पूछा है, ऊपर नीचे कर देगा और कहेगा कि इसको क्रम वाइज सजाए, मतलब एज वाइज, टाइम पीरियड वाइज इसको सजाए। तो टाइम पीरियड वाइज आप इसको ध्यान में रखेंगे, ये ऑर्डर होगा। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात डायनेस्टी की बात करते हैं। अगर हम हर्यक डायनेस्टी की बात करें तो इसका पहला, जिसका जो फाउंडर था उसका नाम था बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार का बेटा था अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु। अजात शत्रु का बेटा था उदयन, ठीक है, और उदयन का बेटा था कौन? नागदशक, ठीक है। उसके बाद यहां पर नागदशक को मार के शिशुनाग ने एक नई डायनेस्टी फाउंड की, ठीक है, जो इसका सेनापति था। शिशुनाग का बेटा कौन था जी? तो यहां पर शिशुनाग का बेटा था जिसके काल में कालाशोक। शिशुनाग का बेटा कालाशोक, ठीक है, और कालाशोक का अंतिम रूलर था नंदीवर्धन, ठीक है। ये शिशुनाग डायनेस्टी का। फिर आता है नंदा डायनेस्टी। नंद डायनेस्टी का रूलर कौन था जी? तो यहां पर आप देखेंगे महापदम नंद था, और इसका आखिरी रूलर था धनानंद, ठीक है। और अगर हम मौर्य डायनेस्टी की बात करें तो यहां पर चंद्रगुप्त, सॉरी हिंदी में लिखना है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त का बेटा था बिंदुसार, ठीक है। और बिंदुसार के बाद कौन? अशोक, ठीक है। मैं यहीं तक लिखता हूं, आगे नहीं लिखूंगा,
थोड़ा कंफ्यूजन होगा आप लोगों को। अब देखिए यहां पर, यहां से कई सारे क्वेश्चन अपने एग्जाम में पूछे गए हैं। ये ऑर्डर हमें हमेशा ध्यान में रखना है, हमेशा। क्या? तो सबसे पहली डायनेस्टी मगध। मगध पहला राजवंश है जिसने भारत में राजतांत्रिक व्यवस्था की शुरुआत की। ठीक है, तो मगध में पहले मगध राजवंश में हर एक वंश की स्थापना की बिंबिसार ने। और बिंबिसार और बिंदुसार से भी कई बार कंफ्यूजन होता है। बिंबिसार ने स्थापना की, बिंबिसार के बाद उसका बेटा अजातशत्रु बना, अजातशत्रु के बाद उसका बेटा उदयन बना, उदयन के बेटा उसके बाद उसका बेटा नागदशक, मतलब उसका अगला उत्तराधिकारी। उसके बाद इसको मार के इसी का सेनापति शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की नींव रखी। फिर इसका बेटा कालाशोक हुआ। फिर इसको मार के इसका अंतिम शासक था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन को पराजित करके नंद डायनेस्टी फाउंड हुई, महापदम नंद ने रखी। इसका लास्ट रूलर था धनानंद। धनानंद को डिफीट करके चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य डायनेस्टी की नींव रखी। ठीक है, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार, बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक, और इस तरह से ये डायनेस्टी आगे चली। ठीक है, तो यहां पर ये सारे ऑर्डर हमें ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछा गया है। ये क्लियर हुआ? समझ में आई कि नहीं बात? अरे रिप्लाई करो मुझे, यस और नो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं? सब लोग रिप्लाई करें। गौतम, यार तुम लोग के नाम पूरे आते नहीं है इसलिए मैं नाम नहीं ले पाता हूं। फटाफट रिप्लाई करो सब लोग कि सबको ये क्लियर हो रहा है या नहीं जो मैं बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर क्वेश्चंस तो बने हुए हैं और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे अपने एग्जाम में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसलिए मैं उन फैक्ट्स को भी साथ साथ बता रहा हूं ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए और ऐसे कुछ अनछुए फैक्ट्स जो अभी तक आप नहीं देख पाए, या एक ऑर्डर, एक इनका एज वाइज ऑर्डर जो अपन आराम से इनको कर पाए। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? सब लोग रिप्लाई करो यार, दुखी मत करो मुझे, फटाफट रिप्लाई करो। अगर तुम लोग रिप्लाई करोगे और अवेयर रहोगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, फिर जोश और जुनून उतना ही जगह रहता है पढ़ाने का, और फिर मजा आता है, और फिर हम लोग क्या कहते हैं, जस्ट चिल। ठीक है, तो इसी चिल के साथ आगे बढ़ना है, मोटिवेशन मेरा बनाए रखना है, क्योंकि लाइव तुम लोगों को मैं देख नहीं पा रहा हूं, चेहरे तो दिख नहीं रहे, बस ये लाइंस कुछ दिख रहे हैं। तो मुझे तो तुम लोग देख रहे हो और मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मोटिवेशन बना रहे, इसलिए रिप्लाई फटाफट करना अगर मैं कुछ पूछता हूं तो। ठीक है, आइए। ठीक है, तो यहां पर ये डायनेस्टी हमें ध्यान में रखनी है। तो अब उसके अकॉर्डिंग आंसर क्या हुआ जी? इसका आंसर क्या होगा? उदयन। हर्यक डायनेस्टी का शासक किसका? अजातशत्रु का पुत्र था। अब यहां देखो दो क्वेश्चन हो गए। दो क्वेश्चन कैसे? उदयन अजातशत्रु का बेटा था, अब अजातशत्रु की जगह ये हो जाता तो अजातशत्रु का बेटा उदयन, उदयन का बाप अजातशत्रु। एक बात। दूसरा, ये दोनों ही किस डायनेस्टी से संबंधित थे? मतलब उदयन वाज रिलेटेड टू व्हिच डायनेस्टी? उदयन का संबंध किस डायनेस्टी से था? तो हर्यक डायनेस्टी। हर्यक डायनेस्टी किस कहां पर स्थापित थी जी? तो ये थी मगध। मगध में। मगध कहां है? बिहार में। और ये मगध आज के डेट में कौन सा जगह है? बताओ बताओ, कौन बताएगा जल्दी? बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? ये पूछ रहा हूं मैं। बिहार में कौन सा डिस्ट्रिक्ट? भागलपुर और पाटलिपुत्र। ये पटना और भागलपुर, जिसको हम पुराने नाम से जानते हैं अंग। अंग से अंग लगाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना। अंग, जिसकी राजधानी चंपा थी, जो आज के डेट में भागलपुर है। तो भागलपुर और पाटलिपुत्र ये थे मगध। सोचो, एक समय पूरे भारत पर नहीं, पूरे भारत से भी बड़े क्षेत्रों पर बिहार के लोगों ने शासन किया, और आज ऐसी दुर्दशा है कि क्या कहें। ठीक है, समझ में आ रही है बात? आइए, ये तो बात हो गई 11 नंबर क्वेश्चन की। अब हम लोग बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है जी? नंद वंश का अंतिम शासक। ओ माय गॉड, नंद वंश का अंतिम शासक अभी बताया था। फटाफट रिप्लाई करो। मुझे उम्मीद है कि जितने लोग भी अभी प्रेजेंट है, 15 लोग, सबके सब एकदम खटाखट इसका आंसर देंगे तब, क्योंकि मैंने अभी इसका आंसर बताया। मुझे तुरंत रिप्लाई चाहिए, फटाफट एकदम। एक आदमी ने भी अगर गलत आंसर बताया तो सोच लेना। सबने रिप्लाई नहीं किया यार,
2 4 5 6 लोगों ने किया। तुम लोग दुखी कर देते हो यार। जितने लोग हैं प्रेजेंट, सिर्फ देख ही रहे हो क्या? कुछ हाथ पैर भी चला लिया करो। नहीं हो तो हाथों को कष्ट दो थोड़ा सा उस पर टाइप करने में, इतना भी कष्ट नहीं देगा। मैं उसका भटेबल में बैठे हो। चलिए, इसका आंसर क्या है? धनानंद। मालूम है ना? आइए थोड़ा सा कहानी सुन लीजिए इसके बारे में। महापद्म नंद ने नंदा डायनेस्टी की स्थापना करी थी और उसका उत्तराधिकारी धनानंद था और इस डायनेस्टी का लास्ट रूलर भी था। ठीक है। और इसी के काल में भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। मालूम है ना? सिकंदर। और फिर सिकंदर ने आक्रमण किया पंजाब पर और पंजाब के राजा पोरस को डिफीट किया। आगे बढ़ रहा था, तब तक पता चला उसके सैनिकों को कि गंगा नदी के उस पार कोई महान सेना रहती है जिसके पास कई हाथी सवार, घुड़सवार और पैदल सवार है। मतलब बड़े पैमाने पर उसके पास सैनिक है। तो उसके जो सैनिक है वो डर गए और उन्होंने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। सिकंदर कहता ही रह गया, कमांडो रेडी फॉर ऑपरेशन। लेकिन कमांडो आगे नहीं बढ़े, वहीं से वापस, और फिर सिकंदर को वहीं से वापस लड़ा। तो यहां पर जो बात होती है कि पंजाब से आगे बढ़ने, गंगा नदी के उस पार कौन सी ताकत थी? तो वो मगध का प्रांत था, जो पाटलिपुत्र है गंगा नदी के किनारे, वही प्रांत था। और उस समय किसका शासक था? नंदों का। रूलर कौन? धनानंद। तो सिकंदर वापस हो गया। ये बातें भी ध्यान में रखनी है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। तो धनानंद का टाइम पीरियड था जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया और पोरस को डिफीट किया था। ठीक है। आइए बढ़ते हैं अगले। और एक बात और कि इसी धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने डिफीट किया था। आपको मालूम होगा, चाणक्य इसके दरबार में रहते थे। चाणक्य को इसने काफी डेमोरलाइज किया था और फिर चाणक्य ने बदला लेने के लिए अपनी चुटिया खोल के रखी थी। कहा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तुमसे बदला नहीं ले लूंगा। और फिर उन्होंने एक ऐसे लड़के को ढूंढा जो उनका सहयोग करता इस धनानंद को डिफीट करने में, और चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने तरासा, कई सारी युद्ध कौशल और कूटनीति सिखाई और फिर उसके सहयोग से इस नंद वंश के इस अत्याचारी शासक धनानंद को डिफीट किया और फिर मगध पर एक नई डायनेस्टी स्थापित की जिसका नाम था नंद डायनेस्टी, सॉरी मौर्य डायनेस्टी। ठीक है। तो ये धनानंद की कहानी है। यहां पर क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी रिप्लाई करो, यस और नो। क्लियर हुआ कि नहीं जी? फटाफट। जो बता रहा हूं सब क्लियर हो रहा है ना? एकदम मैं बता रहा हूं, एकदम इसी तरह से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर आप ध्यान से देख रहे हैं और इस सीरीज पर को ज्वाइन किया है आपने। तो कोई एक भी क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ दी चीजों को हम लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। आई होप सो कि सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? आइए, ये तो बात हो गई भाई क्वेश्चन नंबर 12 की। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। ध्यान दीजिएगा। गुप्त वंश का अंतिम स्वीकृत शासक, मतलब अंतिम शासक कौन था भाई? मेरे लाल बताओ जल्दी, रिप्लाई करो। डी, विष्णुगुप्त। एग्जाम में पूछा हुआ है आपने जेईएन में। हालांकि ये तो सारे ही क्वेश्चन पूछे हुए हैं अपने एग्जाम में, इसमें एक भी क्वेश्चन इधर उधर की नहीं, सीधे जो एग्जाम में पूछे गए ऐसे ही क्वेश्चंस को हमने दिया है ताकि अपना रिवीजन हो और उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हो वो भी समझ में आ जाए, क्योंकि उसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। और अगर हमने इनको केयरफुली पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है। विष्णुगुप्त एग्जाम में पूछा है। अब यहां पर थोड़ा सा मेरी तरफ आप लोग प्यार से देखिए, मोहब्बत से देखना है, चिल करके। गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, ये था गुप्त वंश। ठीक है। अब मैं इनका एक हायरार्की ऑर्डर बताऊंगा जिससे कई बार एग्जाम में पूछे गए, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। गुप्ता वंश, गुप्ता डायनेस्टी, इसका फाउंडर कौन था जी? तो इसके फाउंडर थे अपने प्यारे चाहने वाले, कोई और नहीं, दिल चाहता है, श्री गुप्त। श्री गुप्त थे। उसके बाद श्री गुप्त के बाद आए इनके घटोत्कच साहब। वो भीम का बेटा नहीं भाई, दूसरे घटोत्कच। नाम तो किसी का भी हो सकता है, मान लो मेरा नाम है राका, राका तो किसी का भी नाम हो सकता है। उसके बाद घटोत्कच के बाद कौन आया भाई? तो चंद्रगुप्त प्रथम, फर्स्ट। फिर इनका बेटा कौन? समुद्रगुप्त।
समुद्र में गोता लगाया इन्होंने। फिर इनका बेटा चंद्रगुप्त, ये अपने पिताजी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, सब दीवाना मस्ताना हो गए थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय नाम दे दिया इन्होंने। फिर इसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद आया, आप देखेंगे स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त आए, ठीक है, स्कंद नहीं, सॉरी स्कंदगुप्त नहीं, इनके बाद आएंगे कुमार बाबा, कुमार गुप्त, और फिर कुमार गुप्त के बाद आए स्कंदगुप्त, ठीक है, और फिर लास्ट में ये मानते हैं कुमार गुप्त फर्स्ट और सेकंड, और लास्ट में सीधे यहाँ पर विष्णुगुप्त हमें ध्यान में रखना है। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं? जल्दी रिप्लाई करो भाई, जल्दी, एकदम कड़ाम कड़ाम। सर भानुगुप्त, बिल्कुल भानुगुप्त भी है, कई जगह भानुगुप्त, और भानुगुप्त इसके विष्णुगुप्त के पहले है, कई लोग भानुगुप्त को भी लास्ट मानते हैं, ठीक है, तो भानुगुप्त भी हैं इनके ऊपर, ठीक है, क्लियर हुआ? ये अपने को ध्यान में रखना है। श्री गुप्त फाउंडर था, लास्ट रूलर कौन? विष्णुगुप्त। और इन दोनों के इन और एग्जाम में इनके बारे में क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा एक ओवरव्यू देता हूं। चंद्रगुप्त फर्स्ट अभी शुरू में हमने पढ़ा, जिसने कुमार देवी, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया और उसकी याद में चांदी के सिक्के जारी किए कुमार चंद्रगुप्त प्रथम ने। उसके बाद समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसने बड़े पैमाने पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसने कई बड़ी उपाधियां भी दी। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम ने पहली बार बड़ी भारी भरकम उपाधियां लेनी शुरू की, महाराजा धीराज की, आगे देखेंगे। चंद्रगुप्त सेकंड के काल को गुप्त साम्राज्य का गोल्डन एज किसका? लिटरेचर का कहा जाता है, क्योंकि इनके दरबारियों में बड़े बड़े विद्वान हुए, कालिदास, आर्यभट्ट, बारहमिहिर, अमर सिंह, घटकपर्य, ठीक है, धन्वंतरी, बड़े बड़े विद्वान हुए, ठीक है। तो इस काल को हम साहित्य का स्वर्ण काल भी कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ, अच्छा, कुमार गुप्त ने नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना करी थी, ठीक है। तो ये रूलर्स काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा है, उसका एक ओवरव्यू, तो ये हमें ध्यान में रखना है, इसका संस्थापक। और अच्छा, एक चीज और आपको तुमको यहां बता दूं मैं, ठीक है। यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर मुझे बताना। पहला पूछा है कि गुप्त वंश का फाउंडर कौन था, तो आंसर हुआ श्री गुप्त। दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि गुप्त वंश का रियल फाउंडर कौन था, मतलब गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। जल्दी रिप्लाई करो भाई मुझे, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? किसे? चंद्रगुप्त प्रथम को। क्यों जी? क्योंकि श्री गुप्त ने गुप्त वंश की स्थापना तो की, लेकिन साम्राज्य का विस्तार नहीं किया। और इनके और कुमार गुप्त के आप देखेंगे अभिलेख में हमें इन सबकी जानकारी मिलती, लेकिन इनके द्वारा कोई डेवलपमेंट किए गए इसकी नहीं। पहली बार चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार करना शुरू किया, और पहली बार इसके बारे में हमें विवरण मिलते हैं इनके इंस्क्रिप्शन से, ठीक है। तो चंद्रगुप्त प्रथम वॉज रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, वास्तविक संस्थापक था। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन सा था जी? चलो रिप्लाई करो फटाफट, मुझे इसका आंसर चाहिए। हर्यक वंश से मगध का पहला शासक, मैंने तुमको आंसर बता दिया है, पहले ही इसका ऑर्डर बता दे। चलिए कौन बताएगा? बिंबिसार। वेरी गुड, आंसर कौन सा है जी? सी, बिंबिसार, मैंने अभी बताया था। डायनेस्टी बिंबिसार ने हर्यक डायनेस्टी फाउंड करी मगध में, और उसके बाद फिर ये आगे बढ़ता रहा, अजात शत्रु, उदयन, नागदशक, ठीक है। तो बिंबिसार वाज राइट आंसर, मैंने ऑर्डर बताया था उसके अकॉर्डिंग आंसर इज सी। वेरी गुड, सबके आंसर सही है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, तुम सभी लोगों को पता है, और तुम लोगों ने क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के उनको एनालाइज किया है, पढ़ा है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है जी, गुप्त शासकों ने डैश नामक एक जुर्माना लगाया, जो कि प्रत्येक हल जोतने वाले कृषक, मतलब किसान को अदा करना पड़ता था, एज ए टैक्स, कर के रूप में उसको पे करना पड़ता था। ये क्या है जी? तो आप जानते हैं कि गुप्त शासक कई सारे टैक्सेस लिया करते थे भाई। कौन कौन से? आइए थोड़ा उनका नाम मैं लिखता हूं। भाग, भोग,
ठीक है, उद्रंग, ठीक है, और उसके बाद हिरण्य। ये कुछ टैक्सेस थे जो लिए जाते थे, आप देखेंगे इनके काल में। और इसी में से एक और टैक्स है ये हली बकरा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इनमें से ये कृषक द्वारा अदा किए, हल जोतने वाले कृषक, मतलब जो हल जोत के खेती करते हैं, तो बहुत सारे टैक्सेस लिए जाते थे। लेकिन ये टैक्सेस के टाइप्स अलग थे। कैसे? भाग का मतलब क्या होता था? तो उपज का एक हिस्सा, पार्ट, उपज जितना उपज किया उसका एक पार्ट आपको राजा को टैक्स के रूप में देना पड़ता था, जोत का। तो यहां पर उपज का एक हिस्सा भाग के रूप में लेता था, उसको भाग टैक्स बोलते थे। दूसरा भोग, भोग के रूप में वो फल और सब्जियां डेली, मतलब दैनिक प्रतिदिन लिया करता था भोग के रूप में, ठीक है। तो फल और सब्जियों के रूप में राजा को भोग दिया जाता था टैक्स के रूप में। तीसरा उद्रंग, ऊपरी कर था, ये ऊपर से कोई इंपॉर्टेंट हुआ तो अलग से कोई टैक्स लेता था। और हिरण्य, ये नगदी टैक्स था, गोल्ड के रूप में, सोने के रूप में कैश ये टैक्स लिया करता था, लिया करते थे कौन? गुप्तकालीन शासक। ये लेते थे हली, हल और बकरा, खेती करने, हली बकरा नामक एक टैक्स लेते थे कौन? गुप्त शासक, ठीक है, जो हल जोतने के लिए लिया जाता था इन शासकों के द्वारा। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आई बात? आई कि नहीं आई? क्लियर हुआ? जल्दी रिप्लाई करो मुझे फटाफट। क्लियर हुआ? फटाफट जो बता रहा हूं। अब क्वेश्चन हो सकता है कि ये नहीं पूछ के इनमें से पूछ ले कि हिरण्य किस तरह का टैक्स था, या भाग भोग किस तरह का टैक्स था, या इनमें से ऑप्शन दे दे और बोले कि कौन कौन से टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे। तो ये भी अपने को ध्यान में रखना है। मैं वो सारे एस्पेक्ट्स लेके चल रहा हूं जो अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। कड़ा, कड़ा क्या था? ठीक है, आइए चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दाढ़ी वाले व्यक्ति की मूर्ति पूजा, मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब एक बियर्ड वाले मैन का एक स्टैचू मिला है हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन से। कहां से मिला है जी? तो दाढ़ी वाले व्यक्ति की जो मूर्ति मिली है वो हमें मिली है मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक प्रमुख स्थल था, कहाँ का? सिंधु सभ्यता का। और इन दोनों को ट्विन सिटी भी बोला जाता है, दोनों के बीच ज्यादा का अंतर नहीं है। मोहनजोदड़ो का मतलब मृतकों का टीला होता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो आर डी बैनर्जी, राखल दास बैनर्जी के द्वारा की गई थी 1921 में। और ये सिंधु नदी के किनारे है, राइट नाउ पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में है ये, ठीक है, पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में। तो यहां से हमें बहुत सारे फॉसिल्स मिले हैं। एग्जाम में कई सारे क्वेश्चन पूछे गए, ये भी क्वेश्चन पूछा ही हो क्वेश्चन है। तो एक अधकटा धड़ मिला है मनुष्य का जिसकी दाढ़ी है और उसके पेट से पौधे भी निकले हैं। तो जो पौधे निकले हैं उसको मानते हैं ये लोग कि मातृदेवी है, मतलब मातृदेवी के रूप में वो पूछते हैं उसको। और बियर वाले दाढ़ी को ये लोग शिव, लॉर्ड शिवा मानते हैं कि शिव की कोई प्रतिमा होगी उस जमाने में जिसको पूजते थे। तो ये जो साक्ष्य है ये हमें मिला है मोहनजोदड़ो से, ठीक है। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? अरे आई कि नहीं आई? जल्दी बताओ मुझे, इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर हुआ? फटाफट फटाफट रिप्लाई करें सब लोग रिप्लाई करें। मेरा मोटिवेशन तुम्हारे रिप्लाई करने में है। जितना जल्दी रिप्लाई करोगे मुझे अच्छा लगेगा, और फिर मैं सोचूंगा कि सब जो जगे हुए हैं और सभी लोग रिप्लाई करें, एक दो लोग नहीं, सबको रिप्लाई करना है जितने लोग भी अभी प्रेजेंट हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं सब। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। अब देखो क्वेश्चन में ही उसका आंसर छुपा हुआ है और क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बन रहा है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। जो ये क्वेश्चन सारे पूछे गए एग्जाम में। और एक चीज और बता दूं
कि जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए ना, उन क्वेश्चन से ही क्वेश्चन बना के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसलिए क्वेश्चन को बहुत केयरफुली पढ़ो, हो सकता है कि उसी से निकाल के दूसरा क्वेश्चन पूछ ले। समझ में आ रही बात? कह रहे हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जो उनके दरबारी डैश द्वारा संस्कृत में रचित है। अब यहां पर 3 क्वेश्चन इसी से बन गए। पहला क्वेश्चन कि हर्षचरित्र है क्या, तो ये एक जीवनी है भाई, किसकी? तो उस समय के पुष्यभूति वंश के शासक थे हर्षवर्धन, जिनकी जीवनी लिखी किसने? तो वो लिखी है बाण भट्ट ने। बाण भट्ट उनका एक दरबारी कवि था, और उस समय दरबारी इतिहास लेखन की परंपरा थी, जिसमें कवि जो थे, दरबारी कवि, वो राजा की जीवनी, उनकी गुणगान किया करते थे। तो हर्ष का दरबारी था बाण भट्ट, जिसने कंटेम्परेरी रूलर्स हर्षवर्धन की जीवनी लिखी हर्षचरित नाम से। ठीक है, और किस लैंग्वेज में लिखी है जी? तो वो लिखी है संस्कृत में। संस्कृत में लिखी है, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन यहां से 3 तरह का पूछ ले। एक तो क्वेश्चन यही हो गया कि बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखा, किसकी? हर्षवर्धन की जीवनी। दूसरा क्वेश्चन कि बाण भट्ट ने हर्षचरित की रचना किस भाषा में की है? कौन सी भाषा है? हिंदी, उर्दू, पाली, संस्कृत, प्राकृत। ठीक है, कौन सी भाषा? तो भाषा थी संस्कृत, संस्कृत में लिखी है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखेंगे। तो बाण भट्ट ने हर्ष की जीवनी, हर्षचरित की रचना संस्कृत भाषा में की है। तो यहां पर ये तीनों ही हमें फैक्ट्स ध्यान में रखने हैं। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ क्लियर? जल्दी रिप्लाई करो मुझे। क्लियर हुआ? ये जो मैंने अभी बताया वो क्लियर हुआ? हुआ? सब लोग रिप्लाई करें फटाफट, सब लोग रिप्लाई करें भाई, फटाफट रिप्लाई करें। हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? बाण भट्ट। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है जी कि 4th सेंचुरी में, मतलब 4वीं शताब्दी ईस्वी में मगध की राजधानी को डैश में स्थानांतरित कर दिया गया। मतलब मगध की राजधानी कहां पर स्थानांतरित किया गया था? तो मैं थोड़ा सा तुम लोगों को एक एग्जाम्पल बताऊंगा। एग्जाम्पल क्या है? तो अगर आप हर्यक वंश की बात करें, तो हर्यक वंश में राजधानी जो थी, पहले थी राजगिरी, जिसको राजगिरी बोलते हैं, फिर वैशाली हुई, फिर इन्होंने राजगिरी कर दी, और बाद में उदयन ने क्या किया? उदयन ने पाटलिपुत्र की स्थापना करी थी, और फिर पाटलिपुत्र को उसने अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, और बाद के काल में जो शासक थे, उन्होंने राजगिरी और वैशाली को छोड़ के पाटलिपुत्र को ही एक फेमस प्लेस माना और उसी को एक कैपिटल के रूप में डेवलप किया। ठीक है, तो राइट आंसर इज डी, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र इज राइट आंसर। पानीपत नहीं होगा, वाराणसी भी मेन सेंटर नहीं था, मथुरा भी नहीं था, और उस समय इस टाइम पीरियड में 4th, ये टाइम पीरियड जरूर ध्यान रखना है। ये मैं आपको बता दूं, मौर्यों के काल में और उससे पहले पाटलिपुत्र फेमस था, मतलब पाटलिपुत्र मेन सेंटर के रूप में था, कैपिटल के रूप में। मौर्यों के बाद गुप्तों के काल में ये शिफ्ट हो गया है उत्तर प्रदेश में। पूरे मौर्य टाइम पीरियड में बिहार में सेंटर ऑफ द पॉइंट रहा है, और गुप्तों के काल में ये शिफ्ट हो गया उत्तर प्रदेश में, जहां मथुरा, कन्नौज और आप देखेंगे दूसरी जगह हो गए हैं सेंटर्स। तो यहां पर ये दोनों बातें हमें ध्यान में रखनी है। तो पाटलिपुत्र जो था वहां पर मेन राजधानी के रूप में स्थापित हुआ। क्लियर हुआ? क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 19, भारत में वैदिक सभ्यता डैश नदी के साथ विकसित हुई। वैदिक सभ्यता किस नदी के साथ विकसित हुई? राइट आंसर बताओ जल्दी, फटाफट रिप्लाई करेंगे मुझे। इसका राइट आंसर क्या है? नहीं पता है मैं बताऊंगा, रिप्लाई करो। इसका राइट आंसर है सरस्वती। भारत की सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक है। हालांकि ये विलुप्त हो चुकी है अब, लेकिन ये ऐसा मानते हैं कि सबसे प्राचीनतम नदी है।
ठीक है, सरस्वती। और वैदिक सभ्यता इसी नदी से विकसित हुई। अब वैदिक सभ्यता के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझ लें कि सबसे पवित्र माना जाता है वह, ठीक है, वैदिक काल, बिल्कुल सबसे पवित्र नदी भी है, समझ में आ रही बात। और उसके बाद दूसरी पवित्र नदी सिंधु को माना जाता है वैदिक काल की। तो पवित्र नदियों में से एक है सरस्वती। अब आइए थोड़ा सा वैदिक काल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो वैदिक काल जो है, वैदिक काल ये वेदों से बना, ठीक है। इसमें जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये वेदों की रचना इस काल में हुई, इसलिए इसको वैदिक काल नाम दिया गया। इसका टाइम पीरियड है, वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है जी। एक तो है पूर्व वैदिक काल, या इसको हम ऋग वैदिक काल बोल सकते हैं, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जिसको हम उत्तर वैदिक, पोस्ट वैदिक एज बोलते हैं इंग्लिश में। इसका टाइम पीरियड है भाई 1500 बीसी से 1000 बीसी, और इसका टाइम पीरियड है 1000 बीसी से 600 बीसी। ये ध्यान रखिएगा, पूरे दोनों का, अगर पूरे वैदिक काल का टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 बीसी से 600 बीसी माना जाएगा। ये इस टाइम पीरियड में वैदिक जो सभ्यता थी वो विकसित रही, और वैदिक डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम इनको दोनों को कालखंड में बांटे तो यहाँ पर हमें पूर्व वैदिक काल, जिसको हम ऋग्वैदिक काल बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी टाइम पीरियड में वेदों में जो सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, उसकी रचना हुई थी, इसलिए इसको ऋग्वैदिक काल भी बोलते हैं। और बाकी जो 3 अन्य वेद हैं, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उनकी रचना उत्तर वैदिक काल में हुई, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल बोलते हैं। यहाँ पर कई सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं, इसलिए 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। नॉर्मली हम लोग, बहुत सारे लोग वैदिक काल के बारे में ओवरव्यू देके निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। इन दोनों के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिएगा, इसके साथ मैं बता रहा हूं। पूछा है कि इस काल में का समाज कैसा था, पशुपालनिक था, कृषक था, दोनों ही था, इनमें से कोई नहीं था, ठीक है। तो पूर्व वैदिक काल का जो समाज था वो पशुपालनिक समाज था, कैटल बेस्ड सोसाइटी थी, पशुओं को पालना और उससे जीवन यापन करना। क्योंकि कई सारे जो वर्ड्स हैं वो पशुओं के नाम से रखे गए हैं। गाय, गाय इस समय की सबसे फेमस एनिमल थी। ऋग्वेद में गायों के बारे में कई बार वर्णन किया गया है, दव्यति, दुहिता, दव्यंती, ऐसे कई सारे वर्ड्स लिखे गए हैं। उत्तर वैदिक काल में आप देखेंगे अलग डेवलपमेंट मिलता है। यहाँ पर हमें एक कृषक समाज देखने को मिलता है, मतलब ये प्रॉपर स्टेबल हो चुके थे, कभी हम बात करेंगे उस पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये टाइम पीरियड हमें ध्यान में रखना है इस वैदिक काल का। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है, तो वो कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं हो, इसलिए मैंने ये दोनों बातें आपको बता दी। इस काल की सबसे पवित्र नदी सरस्वती, और सबसे प्रमुख देवता इंद्र। तो इस काल के तो प्रमुख देवता पूर्व वैदिक काल के इंद्र थे, और उत्तर वैदिक काल के चेंज हो गए। कौन थे, चलिए बताना। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है जी, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई। वेरी गुड। अब आप देखेंगे कि यहां पर आपको कुछ 2-3 डेट्स देखने को मिलेंगे। 2-3 डेट्स के बारे में पूछता है। एक तो है विक्रम संवत, ठीक है, दूसरा है शक संवत, तीसरा है गुप्त संवत, और चौथा है हिजरी संवत। ये सारे ही कैलेंडर्स हैं। ये सारे संवत हिस्ट्री से रिलेटेड हैं, ठीक है। ये एग्जाम में पूछे गए हैं, समझ में आ रही बात। कोई भी पूछा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर बात कर रहे हैं कि विक्रम संवत की स्थापना, शुरुआत कब हुई, तो 78 एडी में है। उसके बाद शक संवत की शुरुआत कब हुई जी, शक संवत की शुरुआत हुई 78 एडी में। गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई, 319-20 एडी में। और हिजरी संवत की शुरुआत अकबर के द्वारा की गई थी 1500, डेट मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, 1571 या 72 के करीब में, ठीक है। तो ये चारों डेट्स अपने को ध्यान में रखने हैं। विक्रम संवत की शुरुआत की गई विक्रमादित्य के द्वारा।
विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया। उज्जैन पर शकों का आक्रमण हुआ था, तो विक्रमादित्य ने शकों को पराजित किया और एक नया कैलेंडर शुरू किया विक्रम संवत। कब? 7057 एडी में। दूसरा है शक संवत। हर्ष के काल में इसकी शुरुआत हुई। हर्षवर्धन जो अभी बात हुई थी, उसके काल में शक संवत की शुरुआत हुई 78 एडी में। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसी कैलेंडर को आप देखेंगे भारत सरकार के द्वारा यूज किया जाता है, जिसका चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ के वो हिंदी कैलेंडर है। यहाँ पर शक संवत 78 जिसका भारत सरकार इस्तेमाल करती है। कैलेंडर में जो हिंदी कैलेंडर उसमें आप देखेंगे शक एरा लिख के आता है। और गुप्त कैलेंडर की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा शुरू की गई थी 319 में, ठीक है। और हिजरी संवत की शुरुआत अशोका के द्वारा की गई थी। इसका डेट में मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये चारों कैलेंडर्स हैं, इसका ध्यान रखेंगे आप। अभी जो कैलेंडर्स हम लोग यूज करते हैं वो है ग्रिगोरियन कैलेंडर, जिसका पहला महीना जनवरी से शुरू होता है, ठीक है। ग्रिगोरियन कैलेंडर अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया था। समझ में आ रही बात? इज दैट क्लियर और नॉट? क्या मैं उम्मीद करूं कि यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं? जो मैं समझा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है? क्या मैं उम्मीद करूं? सब लोग रिप्लाई करें मुझे। हिजरी अशोका और अकबर। हिजरी अशोका नहीं, अकबर ने शुरू किया था भाई 16 सेंचुरी में। 16 सेंचुरी में अकबर कहां था मेरे लाल? सॉरी, अशोक कहां था? अकबर था। अकबर के द्वारा शुरू किया गया था ना हिजरी। वैसे भी मुगलों के वर्ड हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली अशोक तो होगा नहीं, गलती से मेरे मुंह से निकल गया होगा। लेकिन ये ध्यान रखेंगे अकबर के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है। क्लियर? क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? फटाफट रिप्लाई करो सब लोग। सब लोग रिप्लाई करें। सब लोग फटाफट रिप्लाई करें मुझे। सब लोग रिप्लाई करें। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? नहीं। नवीन, क्या क्लियर नहीं हुआ? क्या समझ में नहीं आ रहा है? बताओ नवीन। नवीन बताएं, क्या समझ नहीं आया आपको? संवत रिपीट करें। अरे संवत का मतलब कैलेंडर होता है। तुम अपने घर में पुराने कैलेंडर देखना, ठाकुर प्रसाद की कैलेंडर या बनारस से जो कैलेंडर छपता है उसमें विक्रम और शक संवत लिखा रहता है। ये कैलेंडर है जिसमें तिथि निर्धारित की गई कि कौन सा वर्ष कब से शुरू होगा, किस तिथि के अनुसार। तो 3 कैलेंडर, एक तो विक्रम संवत कैलेंडर शुरू हुआ, एक शक संवत कैलेंडर शुरू हुआ, जिसमें अभी आप देखिएगा हम लोग शक संवत का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें लिखा होगा 2020 सका लिखा होगा कैलेंडर में, आप देखिएगा। और उसके बाद गुप्त कैलेंडर उन्होंने, तो सभी शासकों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना कैलेंडर शुरू किया, ठीक है। उसी कैलेंडर का ये नाम है। तो इसमें जो ये शक कैलेंडर है, ये हमारी भारत सरकार इसको यूज करती है, इसको ऑथेंटिक मान के इसको यूज करती है, और आज भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी ये जो कैलेंडर्स है इसका इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, हिजरी जो संवत है वो मुस्लिम भाई जो है वो लोग यूज करते हैं हिजरी संवत का, ठीक है। तो इट्स ए टाइप ऑफ कैलेंडर। ये कैलेंडर के प्रकार है जिसमें अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग शासकों ने इसकी शुरुआत करी। क्लियर? अब तो क्लियर हुआ नवीन? चलिए, ये हो गई बात। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है जी? वेदांग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुष्ठान को दर्शाता है? ये अपने एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आइए मैं इसको थोड़ा सा डिफाइन करता हूं। वेदांग के बारे में कह रहा है, तो वेदांग जो है वो उनकी संख्या है 6 है इनकी संख्या वेदांगों की, ठीक है। कौन कौन से हैं जी? अभी एग्जाम में पूछा है कि कितने वेदांग है, वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। कौन कौन से हैं? तो आप देखिएगा, पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है स्कंद, ठीक है, छंद, व्याकरण, फिर ज्योतिष, व्याकरण,
फिर ज्योतिष, फिर छंद, और फिर छंद के बाद है आप देखेंगे निरुक्त। ये 6 आप देखेंगे वेदांग है। अब यहां पर समझने वाली है कि वेदांग का मतलब क्या होता है। तो वेदांग का मतलब होता है वेदों का अंग। इससे इसका मतलब क्या है जी? तो इसका मतलब है कि वेदों में आप जानते हैं कि मंत्र लिखे गए हैं, अलग अलग बहुत सारे मंत्र लिखे गए हैं। तो उन मंत्रों का उच्चारण कैसे करना है आपको, कैसे मंत्र का, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितु, ऐसे। तो ये जो मंत्र मेंशन है ऋग्वेद में, ये इन मंत्रों का उच्चारण आपको कैसे करना है, इन्हीं उच्चारण के लिए ये वेदांग लिखे गए। ठीक है, तो 6 है इनकी संख्या, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद और निरुक्त। ये 6 वेदांग है। और इन 6 वेदांगों में आप देखेंगे कि जितने भी मंत्र मेंशन किए गए हैं वेदों में, उन सभी के को प्रॉपर तरीके से उच्चारण करने के लिए मेंशन किया गया है। ठीक है, अब एग्जाम में 2 तरह से क्वेश्चन पूछा है। पहला, वेदांगों की संख्या कितनी है? 6। दूसरा क्वेश्चन पूछा है वेदांग का अर्थ क्या है। तो वेदों में जो मंत्र लिखे गए उसके उच्चारण को, प्रॉपर उच्चारण के लिए इसकी स्थापना, इसकी रचना की गई। उसके बाद पूछा है कि इनमें से कौन सा वेदांग का अंग है, ये भी एग्जाम में पूछा है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, ये 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो यहां पर पूछ रहा है कि कौन सा शब्द अनुष्ठान, कोई भी हम अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ का अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ का अनुष्ठान करते हैं, तो अनुष्ठान शब्द इनमें से किससे जुड़ा हुआ है? तो जो अनुष्ठान शब्द जुड़ा है ये है कल्प। कल्प का मतलब कार्य, कौन सा हम कैसे करेंगे। तो कल्प से अनुष्ठान इज रिलेटेड टू कल्प। राइट आंसर इज ए। समझ में आ रही बात? कल्प से है। क्लियर हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? सबको समझ में आ गई बात? अरे आई कि नहीं आई? सबको समझ में आ गई बात? क्लियर हुआ? सभी लोग बोले, रिप्लाई करो यार फटाफट। तुम मोटिवेशन, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, नीरज। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? अगर तुम लोग चाहते हो कि सर मोटिवेट रहे, जोश और जुनून में रहे, तो इसके लिए जरूरी है कि तुरंत आप रिप्लाई करते रहें मुझे। ठीक है, महापुराणों की संख्या बिल्कुल, उपनिषद की संख्या 8 है। और महाकाव्यों की संख्या कितनी है नवीन? बोलो, महाकाव्यों की संख्या, महाकाव्यों की संख्या 2 है। कौन कौन से? महाभारत और रामायण। नहीं पता तो मैं बता देता हूं, ये भी एग्जाम में ध्यान रखना। तुम लोग यहां पर क्वेश्चन पूछे हैं, ये इसके साथ साथ मैं बता देता हूं क्या। तो महापुराण, पुराणों की संख्या कितनी है? 18। ठीक है, महापुराणों की संख्या कितनी है? 18। सॉरी 18 नहीं है, 18 ही है। उसके बाद महापुराण, उपनिषद, इसकी भी 18। फिर महाकाव्य, महाकाव्यों की संख्या 2 है। और वेद कितने हैं जी? वेद 4 हैं। ठीक है, और वेदांग कितने हैं जी? वेदांग की संख्या 6। ये नंबर, सॉरी महापुराणों की संख्या 108 है ना, 18 लिख दिया मैंने। ठीक है, ये अपने को ध्यान में रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए। महापुराण आप देखेंगे, स्कंद पुराण है, भगवत पुराण है, बहुत सारे ऐसे। उसके बाद मत्स्य पुराण है, जिसमें भगवान ने किस किस अवतार में जन्म लिया। तो इसकी संख्या 108 है। उपनिषदों की संख्या है 18। महाकाव्यों की संख्या है 2। महाभारत और रामायण, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत। महाभारत का पुराना नाम क्या है? जय सनिता। ये भी एग्जाम में पूछा है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद वेदों की संख्या 4। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद वेदांगों की संख्या 6। ठीक है, यहां पर ये डेटा तो आप ध्यान में रखेंगे ही, ये मैंने यहां पर क्योंकि इससे रिलेटेड था तो ये आपको बता दिया। समझ में आई बात? सर सबसे बड़ा प्राचीन पुराण। ठीक है,
क्लियर हुआ? यहां पर समझ में आ गई बात? अरे आई कि नहीं आई? जल्दी क्लियर करो भाई, जल्दी रिप्लाई करो मुझे। इज दैट क्लियर और नॉट? क्या उल्टा? गौतम, गौतम क्या उल्टा हो गया? ठीक है, उपनिषद मैंने, ठीक है, बिल्कुल ओके ओके, ऊपर नीचे कर दिया मैंने। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। आइए, अब कह रहा है ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कटु सत्यता को दर्शाने वाला सामरिक नाटक मृक्ष कटिका मिट्टी की छोटी गाड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका राइट आंसर है डी, शूद्रक। शूद्रक के द्वारा मृक्ष कटिकम। अब ये कब लिखा गया जी? तो ये लिखा गया गुप्तों के काल में, गुप्त काल में। मृक्ष कटिकम जो पुस्तक है मिट्टी की छोटी गाड़ी, ये शूद्रक के द्वारा लिखी गई और ये गुप्ता डायनेस्टी के दौरान लिखी गई। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है जैन दर्शन के अनुसार जिन शब्द का अर्थ डैश है। क्या है जी? जल्दी रिप्लाई करो मुझे इसका आंसर। जिन शब्द का अर्थ क्या होता है? जिन, जिन का अर्थ होता है विजेता। आप देखेंगे महावीर को ज्ञान की प्राप्ति के बाद जिन, अरहत, ठीक है, और आप देखेंगे कई सारे उनको नाम दिए गए जिसमें जिन भी एक नाम है। जिन का मतलब होता है विजेता। जैसे कई लोग जैनी बोलते हैं जिनेंद्र, मतलब इंद्रियों पर विजय पाने वाला। ठीक है, अरहत पूजनीय, निर्ग्रंथ, बंधन रहित, ऐसे कई सारे नाम दिए गए महावीर को जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो यहां पर जैन धर्म में जिन शब्द का उल्लेख विजेता से है और ये इसका संबंध किससे है जी? महावीर से। महावीर को जिनेंद्र भी कहा जाता है, जिन, क्योंकि महावीर को ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये कहा गया। अब आइए महावीर से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स ध्यान में ले लें, जैन धर्म से रिलेटेड। तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर हुए जी? 24 हुए। महावीर कौन से तीर्थंकर थे? 24वें थे। जैन धर्म के फाउंडर कौन है? तो उनका नाम है ऋषभ देव। रियल फाउंडर किसे माना जाता है? महावीर को माना जाता है। ठीक है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था जी? तो इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम में। कुंडग्राम कहाँ है जी? वैशाली में है। वैशाली कहाँ है अभी? ये है बिहार में। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। उसके बाद महावीर से रिलेटेड और भी बहुत सारे फैक्ट्स हो सकते हैं। महावीर ने कितने वर्ष की आयु में घर छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में। ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष में हुई थी? 42 वर्ष में। कितने वर्षों के बाद? 12 वर्षों के बाद। ठीक है, महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई जी? पावापुरी में। पावापुरी कहाँ है जी? बिहार में है। ठीक है, कितने वर्ष की अवस्था में हुई थी इनको निर्वाण की प्राप्ति? जल्दी बताओ। 72 वर्ष की अवस्था में महावीर को निर्वाण की प्राप्ति हुई। ठीक है, इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आई कि नहीं बात? अरे आई कि नहीं? जल्दी फटाफट रिप्लाई करो मुझे, रिप्लाई करो फटाफट। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ? पवित्र पुस्तक आगम, बिल्कुल नवीन। क्लियर हुआ? सारी चीजें क्लियर हो गई यहां तक? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है जी? तो कह रहा है वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस नदी को परुष्णी के नाम से जाना जाता है? परुष्णी, वेरी गुड। अब परुष्णी रिवर का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है रावी। रावी का जो पुराना नाम है, वैदिक नाम, वो है परुष्णी। वैदिक कालीन कुछ प्रमुख नदियां हैं, उन नदियों का नाम आपको ध्यान में रखना है। तो एक है
परुष्णी, उसके बाद है विपाशा, उसके बाद है सदानीरा, उसके बाद है आप देखेंगे सदानीरा, ठीक है। ठीक है, ऐसे कुछ रिवर, अस्किनी, बिल्कुल नाम ध्यान, अस्किनी। अब आइए, ये कुछ प्रमुख नाम है इस टाइम पीरियड में। परुष्णी, ये रावी नदी का नाम था जी। बिपाशा, बिपाशा बसु नहीं, ये ब्यास नदी का नाम है। उसके बाद सदानीरा, ये गंडक का नाम है। अस्किनी चिनाव रिवर है, चिनाव का नाम है। ऐसे कुछ उस काल की वितस्ता, झेलम का वितस्ता, ठीक है, ये नदी थी झेलम, इसका नाम था, आज की जो झेलम है। तो ऐसी कुछ प्रमुख नदियां हैं वैदिक काल की जिसके बारे में एग्जाम में पूछता है। वितस्ता झेलम आज की है, अस्किनी चिनाव आज की है, सदानीरा गंडक रिवर, बिपाशा ब्यास नदी और परुष्णी रावी नदी। परुष्णी रिवर के बारे में कहा जाता है कि वैदिक काल में जो दसरा के युद्ध हुए थे दास और सुदासों के बीच में, उसकी जानकारी हमें मिलती है ऋग्वेद से, ठीक है, कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में मेंशन है कि परुष्णी रिवर के किनारे दास और सुदासों में युद्ध हुआ था, ठीक है। मतलब जो आर्यंस थे और यहाँ के लोग थे उनके बीच, किस नदी के किनारे, तो इसी परुष्णी रिवर के किनारे हुआ था, जो आज की रावी नदी है। तो इन नदियों का एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है, ये भी अपने को ध्यान में रखना है, इन रिवर्स के नाम जो करेंट से रिलेटेड है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर? जल्दी बताओ फटाफट, इज दैट क्लियर और नॉट? यहां तक क्लियर हो रहा है जी? क्लियर हुआ? जल्दी बताएं फटाफट, मुझे फटाफट बताएं क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां तक क्लियर है? बोलो जल्दी, क्या हुआ? सो गए क्या सब लोग? सो गए क्या सब लोग? रिप्लाई करो भाई जल्दी। क्लियर हुआ? आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद में डैश सूक्तों की संख्या है। सूक्तों की संख्या कितनी है जी? तो आप देखेंगे सूक्त है, मंडल तो है 10, ठीक है, मंडलों की संख्या है 10 और सूक्तों की संख्या है 1028, ठीक है। तो ये दोनों बात ध्यान रखेंगे। 10वां मंडल जो है वो सबसे बाद में जोड़ा गया था और इसमें सूक्तों की संख्या है 1028, ठीक है। तो राइट आंसर इज ए। ऋग्वेद सबसे पुराना, वेदों में सबसे प्राचीन है, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। कई बार एग्जाम में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ओल्डेस्ट वेदा, इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद में आप देखेंगे सभी देवी देवताओं के रिगार्डिंग कौन से मतलब कौन से मंत्रों के बारे में, किस देवी देवता को कौन सा मंत्र गाया जाएगा, उसके लिए इसमें मेंशन किया गया है ऋग्वेद में, ठीक है। और ये वेदों में सबसे प्राचीन है। तो 10 मंडल है और 128 सूक्त है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भक्ति आंदोलन किस शताब्दी में शुरू हुआ जी? तो भक्ति आंदोलन की अगर हम बात करें तो इसकी शुरुआत 7वीं शताब्दी में हुई थी, 7th सेंचुरी में। इसी सेंचुरी में आप देखेंगे कई सारे भक्ति कई सारे अलग अलग जो कृष्ण के, राम के, उसके बाद आप देखेंगे साउथ इंडिया में अलग अलग, नॉर्थ इंडिया में, बंगाल में अलग अलग कई सारे भक्तों का जन्म हुआ जिन्होंने नहीं अब कृष्ण की भक्ति, राम की भक्ति, शिव की भक्ति, ऐसे ऐसे भक्तों की ऐसे ऐसे भक्ति की शुरुआत की। तो इनका टाइम पीरियड 7वीं शताब्दी माना जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है ये किन दो नदियों के बीच स्थित है? आंसर बताओ इसका फटाफट। कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय, इसे माना जाता है तक्षशिला को सबसे
ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है तक्षशिला, पाकिस्तान में है अब ये तक्षशिला। ये राइट नाउ झेलम, सिंधु और झेलम के नदियों के बीच है, मतलब यहाँ पर ये सिचुएटेड है, ये माना जाता है, ठीक है। और तक्षशिला भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। तक्षशिला कहाँ है जी? तो राइट नाउ इट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में है ये, ठीक है। चलिए, तो ये राइट आंसर क्या है? सिंधु और झेलम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता कौन से थे जी? अब यहां से 3 क्वेश्चन पूछता है। पहला तो सबसे प्रमुख देवता पूछता है, उसके बाद प्रमुख सबसे पवित्र नदी पूछता है, उसके बाद प्रमुख पशु पूछता है, और उसके बाद प्रमुख पशु और प्रमुख जानवर पूछता है। ये 4 तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर, चलो रिप्लाई करो मुझे फटाफट। प्रमुख देवता कौन से थे? इंद्र। इंद्र को प्रमुख देवता क्यों माना गया है? तो इंद्र को बारिश का देवता माना गया है, और ऐसा माना गया है कि मनुष्य और भगवान के बीच ये एक मीडिएटर है, ठीक है। इंद्र को इन्होंने माना कि भगवान और मनुष्य के बीच एक कड़ी है, और इंद्र को बारिश का देवता माना गया है, ठीक है। तो इंद्र ऋग्वेद के प्रमुख देवता माने गए हैं। इस ऋग्वेद में सबसे प्रमुख पशु जो है वो माना गया है गाय को। गाय के बारे में ऋग्वेद में काफी बार मेंशन किया गया है। और उसके बाद प्रमुख जानवर घोड़ा, घोड़े के बारे में काफी मेंशन है। घोड़ा उस काल का प्रमुख एनिमल था, ठीक है। उसके बाद सबसे पवित्र नदी अगर किसी की बात करें तो पवित्र नदी सरस्वती थी, ठीक है। और सरस्वती के बाद सबसे ज्यादा सिंधु नदी की व्याख्या की गई है। इसके पीछे कारण है। कारण क्या है? आर्यंस मिडिल एशिया से भारत आए, और आप जानते हैं कि पंजाब में उन्होंने प्रवेश किया। भारत, अफगानिस्तान और पंजाब में सबसे पहले उन्होंने स्टे किया, और पंजाब और अफगानिस्तान जो है वो सिंधु नदी वहां से प्रवाहित होती है, और वहीं पर सिंधु की जो ब्रांच रिवर्स हैं झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, तो वहां पर रुके, और फिर उसके बाद धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों में वो आगे बढ़े। तो उसी क्षेत्रों में सरस्वती बहती थी, तो सरस्वती को पवित्र नदी मान लिया। सिंधु के किनारे काफी वक्त रहे और सिंधु से उनकी जीविका चली, तो सिंधु को भी प्रमुख नदियों में से एक माना गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि उनकी पशुपालनिक समाज था, तो पशुओं को पालना और उससे जीवन यापन करना, तो गाय उनके जीविकोपार्जन का मुख्य साधन थी, इसलिए गाय को प्रमुखता दी गई। और क्योंकि ये आर्यंस घोड़ों के साथ घोड़ों पर चढ़ के भारत आए थे चारागाह की खोज में, अर्थात घोड़ा जो है वो इंडिया का एनिमल नहीं है भाई, घोड़ा जो है वो मिडिल एशिया का है। आज भी बेस्ट क्वालिटी के जो घोड़े हैं वो रूस में, अरब कंट्रीज में होते हैं, हम भी वहीं से मंगाते हैं। घोड़ा इंडिया का एनिमल नहीं है। तो घोड़ों से चढ़ के आए तो उनका पवित्र मतलब सबसे फेमस एनिमल भी घोड़ा ही था, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको 4-5 फैक्ट्स और बता दिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। समझ में आई बात? क्या ये क्लियर हुआ? क्या मेरी बात आपके कानों तक पहुंच रही है? क्या मेरी बात आप सभी के कानों तक पहुंच रही है? क्या मैं उम्मीद करूं कि जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको समझ में आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिप्लाई करो फटाफट। आ रहा है तो यस बोलो, नहीं आ रहा है तो नो बोलो। कुछ तो बोलो मेरे यारों, कुछ तो बोलो मेरे लालों। समझ आ रहा है? बिल्कुल। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी? अभी हमने एक यूनिवर्सिटी पढ़ा था, क्या हमने पढ़ा था? विक्रमशिला, सॉरी हमने पढ़ा था तक्षशिला, एक पढ़ा था विक्रमशिला, एक है नालंदा। ओ माय गॉड, वेरी गुड। इसके बारे में कई बार एग्जाम में पूछा है। धर्मपाल एक तो इसका राइट आंसर होगा। पाल शासक, जो बंगाल में पाल वंश था, इसी पाल वंश का एक फेमस शासक था जिसका नाम था धर्मपाल, जिसने इसकी स्थापना की, ठीक है। और ये टाइम पीरियड था कुमार गुप्त का, भाई सेंटर में कुमार गुप्त था, ठीक है। अब अच्छा एक चीज और ध्यान रखेंगे, धर्मपाल की जगह आप कुमार गुप्त भी लगा सकते हैं कि कुमार गुप्त के द्वारा इसकी स्थापना को श्रेय दिया जाता है, ठीक है।
तो ए आंसर नहीं देके आप सी आंसर लगा सकते हैं, सी ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, कुमार गुप्त के द्वारा लगाया गया। हालांकि कई बुक्स में मिलता है धर्मपाल भी मिलता है, क्योंकि उस समय का वहां का कंटेम्पररी रूलर धर्मपाल था। नालंदा यूनिवर्सिटी एक बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी थी, बौद्धों की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी। इसको ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। बौद्ध धर्म के दो ब्रांच है बॉस, हीनयान और महायान। महात्मा बुद्ध के मरने के बाद इनकी विचारधारा दो भागों में विभाजित हो गई, हीनयान और महायान। ठीक है, तो इसको इस जो नालंदा है इसको हम महायान ब्रांच का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। कोई 200 भाई साहब इसमें कमरे थे, और बाद में आप देखेंगे बख्तियार खिलजी ने इसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ठीक है, इस पूरी यूनिवर्सिटी को ऐसा मानते हैं कि कई वर्षों तक इसकी किताबें जलती रही। कई सारे चीनी बौद्ध यात्री जो हैं वो यहीं पर बौद्ध धर्म की शिक्षा लेके गए। ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर नालंदा यूनिवर्सिटी जो है ये इनके काल में स्थापित हुआ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है धामक स्तूप का निर्माण किसने किया था? तो इसकी स्थापना धामक स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अशोक के द्वारा किया गया, वहीं सारनाथ में था जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि बौद्ध धर्म का पहला कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था? बौद्ध धर्म का पहला कॉन्फ्रेंस कहां हुआ था जी? तो राइट आंसर इज राजगिरी। राजगिरी है पहला, राइट आंसर इज बी। अब मैं आपको इसके चारों कॉन्फ्रेंस के बारे में बता देता हूं। पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था राजगिरी में, इसको राजगिरी भी बोलते हैं। दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ था वैशाली में। ठीक है, तीसरा कॉन्फ्रेंस हुआ था पाटलिपुत्र में, और चौथा कॉन्फ्रेंस हुआ था कुंडलवन। कुंडलवन कहां पे है जी? तो ये है कश्मीर, कुंडलवन कश्मीर में, पाटलिपुत्र। ये चार कॉन्फ्रेंस है इसके बौद्ध धर्म के, ये ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये कई बार पूछा जा चुका है, और रूलर का नाम भी पूछा है। समझ में आ रही है बात? तो पहला किसके काल में? राजगिरी, पहला अजात शत्रु के काल में। दूसरा वैशाली कालाशोक के काल में। तीसरा पाटलिपुत्र अशोक के काल में, और चौथा कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के काल में हुआ था। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कनिष्क के काल में हुआ चौथा कॉन्फ्रेंस। तीसरा कॉन्फ्रेंस अशोक के काल में हुआ। दूसरा कॉन्फ्रेंस हुआ था कालाशोक के काल में, और पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था किसके? अजात शत्रु के काल में। ठीक है, ये चारों बातें अपने को ध्यान में रखनी है। समझ में आ रही बात? अब देखो यहां से एक और क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा फिरा के, क्या? तो अजात शत्रु के जगह डायनेस्टी का नाम दे दे। कालाशोक, कालाशोक वाज रिलेटेड टू विच डायनेस्टी? कालाशोक का संबंध किस शासन काल से है जी? जल्दी बताओ, कालाशोक का संबंध किस शासन काल से है? शिशुनाग, वेरी गुड, शिशुनाग डायनेस्टी का रूलर था कालाशोक। और अशोक वाज रिलेटेड टू मौर्य डायनेस्टी, कनिष्का वाज रिलेटेड टू कुषाण डायनेस्टी, कुषाण वंश। ये वंश का भी आपको ध्यान में रखना है, कुषाण वंश का शासक था ये। समझ में आ रही बात? तो ये पहला राजगिरी में हुआ था। राजगिरी कहाँ है जी? बिहार में। दूसरा वैशाली, ये भी बिहार में है। तीसरा पाटलिपुत्र, ये भी बिहार में है। और चौथा कुंडलवन कश्मीर, ये जम्मू एंड कश्मीर, कश्मीर का है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात? आइए, ये तो बात हो गई इस कॉन्फ्रेंस के बारे में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 32। सारे रिप्लाई करेंगे नीरज, अभी डोंट वरी, थोड़ा क्वेश्चन कर लें। 32 नंबर क्वेश्चन है, ये सातवाहन साम्राज्य
के संस्थापक कौन थे? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक। हु वाज फाउंडर ऑफ सातवाहना डायनेस्टी? तो सातवाहन डायनेस्टी के फाउंडर थे सिमुक। शिमुक वॉज फाउंडर ऑफ सातवाहन डायनेस्टी। ठीक है, यहां पर आप देखेंगे कि गुप्तों के बाद साउथ इंडिया के कुछ रूलर्स नॉर्थ इंडिया है जिनमें हम सातवाहनों के बारे में जानते हैं, सिमुक। और सातवाहनों के बारे में कहा जाता है कि ये इनकी जो सोसाइटी थी वो फीमेल डोमिनेंट थी। तो सिमुक के बाद गौतमी पूर्ण सातकर्णी, यज्ञ श्री सातकर्णी, राजश्री सातकर्णी, ऐसे इनके शासक हुए इस काल में। तो इसका फाउंडर सिमुक था। और आप देखेंगे सातवाहनों ने ही पहली बार पोटीन, सीसा और अलग अलग धातुओं के क्वाइंस इशू किए, सातवाहनों के द्वारा भारत में जारी किए गए। तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है जी कि निम्नलिखित में से गांधार कला विद्यालय का संबंध किस शासन काल में है? मतलब गांधार आर्ट, तीन तरह के आर्ट है जी, मथुरा आर्ट है, गांधार आर्ट है, ठीक है, और एक और कौन सा आर्ट है? मथुरा, गांधार, तीन आर्ट्स हैं, एक और आर्ट मुझे ध्यान है। अब ये जो गांधार आर्ट है इसमें आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध की फोटो, जिसमें वो बैठे हुए हैं आसन लगा के, पीछे चक्र चल रहा है, आंखें उनकी थोड़ी सी खुली हुई है और आसन लगा के बैठे हुए हैं। तो इसको हम गांधार कला बोलते हैं। और ये कुषाणों के द्वारा ये भारत में आई। ठीक है, और इसका कई सारे स्टैचू और आर्किटेक्चर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर इज सी, कुषाणों के द्वारा गांधार कला का विकास किया गया भारत में और गांधार विद्यालय की भी स्थापना हुई। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट, अगर गांधार कला पूछता है तो सीधे सीधे आप ये लगाएंगे कुषाण शासक के द्वारा। ठीक है, ठीक है, आइए बढ़ते हैं अगले करंट की तरफ, अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है जी कि उपनिषद क्या है? व्हाट इज उपनिषद? महाकाव्य है, कथा संग्रह है, हिंदू दर्शन का स्रोत है या कानून की पुस्तकें हैं? क्या है जी, कौन बताएगा? राइट आंसर क्या है? व्हाट इज उपनिषद? तो राइट आंसर है सी, हिंदू दर्शन का स्रोत है। आप देखेंगे कि जो वेद हमारे लिखे गए, जिसको हम हिंदू दर्शन का एक जो हिंदू रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट टेक्स्ट मानते हैं, वेदों को ऐसा मानते हैं कि हमारे जीवन की कई सारे आयाम्स हैं, उन सब के बारे में इन वेदों में लिखा गया है और इसी से सारी चीजें निकली। तो आप देखेंगे कि वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल के बाद जब समाज का विकास हुआ तो कई लोगों ने वेदों की गलत व्याख्या की और व्याख्या करके उसके आधार पर अपनी डोमिनेंसी स्टैब्लिश करने की कोशिश की समाज पर। तो वेदों को सही तरीके से उसके जो दर्शन है जिससे सामाजिक विकास और उत्थान होता है, उसको एक दर्शन के रूप में, हिंदुओं के दर्शन के रूप में इसकी व्याख्या की गई। अर्थात वेदों की अच्छी चीजों का कलेक्शन एक तैयार किया गया उपनिषद के रूप में। ठीक है, और इसे लोगों को दिया गया। तो ये हिंदू दर्शन का एक प्रमुख स्रोत है जहां से आप बहुत सारी चीजें जीवन के रिगार्डिंग सीखने को आपको मिल सकती है। जैसे देखेंगे सत्यमेव जयते, सदा सत्य की जीत होती है, कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से। तो ऐसे कई सारे उपनिषदों में ऐसे ही अच्छी अच्छी बातें लिखी गई हैं जो हमारे जीवन को इंस्पायर करती है और जिससे हमें जीवन जीने की कला मिलती है। ठीक है, ठीक है, तो ये मथुरा कला मथुरा से विकसित हुआ नवीन, तो ये हिंदू दर्शन का स्रोत है। तो राइट आंसर इज सी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है जी? तो निम्न में से कौन सा तत्व पुरातात्विक अवशेष के रूप में लोथल से नहीं मिला है? इनमें से कौन सा लोथल से नहीं मिला है जी? तो आप देखेंगे युगल समाधान भी कई बार हमें देखने को मिलता है, मुहरे मिली है, बंदरगाह तो था ही। उत्तम किस्म के जौ, बार्ली जो है वो नहीं मिले हमें यहां से। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, उत्तम किस्म के जो जौ है वो नहीं मिले हैं, कहां से? लोथल से। मैंने अभी बताया था लोथल गुजरात में है। यहां से आप देखेंगे ये लोग ट्रेड करते थे मेसोपोटामिया और सुमेरिया को। ठीक है, डॉकयार्ड बनाए। तो यहां से हमें युगल समाधान का मतलब
दो लोगों को एक साथ दफनाए जाने के साक्ष्य। और इसकी जानकारी हमें सबसे पहले हड़प्पा से मिलती है, जहां दो कब्रिस्तान एच मिला है, जहां से दो लोगों को दफनाए जाने की जानकारी मिलती है। फारस की मुहरें मिली है वहां से, उसके बाद बंदरगाह तो था ही। तो राइट आंसर इज डी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है जी कि अजात शत्रु डैश का बेटा था। ये क्वेश्चन हमने पहले देखा था। राइट आंसर बताओ, अजात शत्रु किसका बेटा था जी? बिंदुसार का। बिंदुसार का बेटा कहां था? किसका बेटा था? बिंबिसार का। ऑर्डर बताया था मैंने, बिंबिसार, अजात शत्रु, उदयन, नागदशक, और ये सब किस डायनेस्टी के थे? तो ये सब हर्यक डायनेस्टी के थे। तो बिंबिसार फाउंडर, उसका बेटा अजात शत्रु, उदयन और नागदशक। तो बिंबिसार, अजात शत्रु बिंबिसार का बेटा था। राइट आंसर इज सी। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है कि महावीर स्वामी का डैश में जन्म हुआ था। अभी मैंने बताया था आपको इसका आंसर। कहां जन्म हुआ था जी? कौन बताएगा आंसर? कुंडग्राम। अब मान लो इसकी जगह दूसरे ऑप्शन होते, क्या? एमपी, यूपी, बिहार, ठीक है, और मान लो देता कर्नाटक, तो क्या लगाते इसमें? तो तुम्हारा आंसर क्या होता? बिहार होता। बिल्कुल। तो पाटलिपुत्र ये भी बिहार में है, वैशाली भी बिहार में है, मगध भी बिहार में है, कुंडग्राम भी। तो कुंडग्राम जगह है वैशाली के पास, जहां पर इनका जन्म हुआ था। ये गांव जगह का नाम है बिहार में। ठीक है, और इनको ज्ञान की प्राप्ति भी यही हुई थी, और इनको निर्वाण की प्राप्ति भी यही हुई थी। चलिए, ये क्वेश्चन हो गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है जी? आंसर बताओ इसका। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? ये लैंग्वेज पूछ रहा है कि बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश किस भाषा में दिए हैं? रोहित, वेरी गुड, पाली। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश आम जनता की भाषा पाली में दिए हैं। आप देखेंगे काशी, कौशल, इन क्षेत्रों में ये भ्रमण करते रहे, और ये मेन एरिया था महात्मा बुद्ध के, और वहां पर लोगों की जो आम भाषा थी वो थी पाली। तो उन्होंने मैक्सिमम अपना जो ज्ञान है, एनलाइनमेंट, वो पाली लैंग्वेज में दिया, ताकि आम आदमी तक उसकी समझ हो सके, आम आदमी भी उनके ज्ञान को अर्जित कर सके और उसको समझ सके कि उन्होंने क्या कहा है। तो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश पाली भाषा में दिए हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है अशोक किस राजवंश के राजा थे? किस राजवंश के, विच डायनेस्टी के रूलर्स थे? प्रद्योत डायनेस्टी था, हर्यक डायनेस्टी था, मौर्य और नंद डायनेस्टी था। तो राइट आंसर इज मौर्य डायनेस्टी। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो कई लोग हम लोग कंफ्यूज कर जाते हैं, यहाँ पर ध्यान नहीं रहता है, तो इसको हमें ध्यान रखना है। किस डायनेस्टी के? तो मौर्य डायनेस्टी के रूलर थे। कौन? अशोका। और अशोक ही नहीं, आप देखेंगे चंद्रगुप्त फर्स्ट 1 नंबर, 2 नंबर में आप देखेंगे बिंदुसार, बिंदुसार ये भी, तीसरे नंबर में अशोक। ठीक है, ये सारे लोग, ये तीनों फेमस रूलर्स थे इस टाइम के। ये तीनों का संबंध मौर्य डायनेस्टी से था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि चाणक्य को डैश नाम से जाना जाता है। चाणक्य के 3 नाम थे बॉस। कौन कौन? पहला नाम था कौटिल्य, दूसरा नाम विष्णुगुप्त, और तीसरा नाम चाणक्य। ये 3 नाम है चाणक्य के। ठीक है, और एक फेमस डिप्लोमेट के रूप में नाम से इनको जाना जाता है। 40 का राइट आंसर इज सी है। विष्णुगुप्त, कौटिल्य और चाणक्य, ये तीनों नाम है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, वो भी बहुत फेमस है, जिनका नाम है अर्थशास्त्र। और ये चंद्रगुप्त के प्रमुख प्रधानमंत्री थे, प्राइम मिनिस्टर, जिनके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने काफी शासन किया और कई प्रांतों को अपने में मर्ज किया और एक बिग एम्पायर एस्टैब्लिश किया। इनकी जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, नाम है उसका अर्थशास्त्र, लेकिन वो किताब लिखी गई है राज व्यवस्था पर। पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उसमें मेंशन किया गया, राज व्यवस्था कैसी होनी चाहिए उसके बारे में मेंशन है। तो ये भी एग्जाम में पूछा है कि अर्थशास्त्र में निम्नलिखित में से क्या मेंशन है?
या अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ठीक है, तो इनके 3 नाम ध्यान रखने हैं। इनके द्वारा लिखी पुस्तक का नाम क्या है और ये किसके कंटेम्पररी थे, ये भी हमें ध्यान में रखना है। तो किसके कंटेम्पररी थे जी? चंद्रगुप्त प्रथम। किस डायनेस्टी के? तो मौर्य डायनेस्टी के। समझ में आ रही बात? क्लियर हुआ? तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम लोग फिर मिलेंगे इसी टाइम पे 6 to 8 और इसके आगे जो और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस पर अपन डिस्कशन करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं हम लोग कल नए जोश और जुनून के साथ। पीडीएफ के रिगार्डिंग मैं अभी बात कर लेता हूं कि इसकी पीडीएफ कैसे प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिंक पर आपको बता दिया जाएगा कि पीडीएफ कैसे प्रोवाइड करेंगे निम्बस लर्निंग से। मैं अभी बात कर लेता हूं, वो आपको अभी आंसर मिल जाएगा कि पीडीएफ कैसे मिलेगा। ठीक है, तो कल हम लोग फिर मिलेंगे नए जोश और जुनून के साथ और नए क्वेश्चंस के साथ जो अपने एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस नाइट। थैंक यू।